आइए फटाफट रिवाइज करते हैं डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। तो ये बात मैंने यहाँ पे क्यों लिखी है, ये इसलिए लिखी है क्योंकि आप में से किसी ने कमेंट किया था तो मुझे अच्छा लगा। तो ये आप में से जिसने बोला था उसका नाम है मोहित। सो मोहित भाई, थैंक्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन टू स्टाइल। क्या होती है स्टाइल? हमारी जो फॉर्मेटिंग वाली चीजें होती है ना, उनका अगर मैं कोई कलेक्शन बना दूं तो उसको मैं स्टाइल बोलूंगा। सो स्टाइल क्या है? कलेक्शन ऑफ फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन। चलिए पढ़ते हैं। स्टाइल इज द कलेक्शन ऑफ ऑल फॉर्मेटिंग इन्फॉर्मेशन जिसको हम अपने डॉक्यूमेंट में सेव करके अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, कौन सी चीजों पे अप्लाई करते हैं डॉक्यूमेंट में? हम अप्लाई करते हैं पैराग्राफ पे, पेज पे, टेबल पे, लिस्ट पे, फ्रेम्स पे। तो ये सारे एलिमेंट्स डॉक्यूमेंट के जिन पे हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। आगे और भी पढ़ेंगे इनके बारे में। चलिए अब कुछ एडवांटेजेस देखते हैं स्टाइल्स के। तो एक पहला एडवांटेज है कि हम अपने डॉक्यूमेंट को जब फॉर्मेट करते हैं तो हम इनकंसिस्टेंसी को अवॉइड कर सकते हैं, क्योंकि एक जैसी जब हम फॉर्मेटिंग अप्लाई करेंगे तो हमारा डॉक्यूमेंट देखने में अच्छा लगेगा। तो एक जैसी फॉर्मेटिंग कब हो पाएगी? जब हम स्टाइल्स का यूज करेंगे। नेक्स्ट, हम डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट करते टाइम टाइम और एफर्ट को बचा सकते हैं। उसके बाद हमारे जो मेजर फॉर्मेटिंग चेंजेस है वो आसान हो जाते हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब भी हम डॉक्यूमेंट को पढ़ेंगे ना, तो हमारा फोकस अपीयरेंस पे ना जाके उसके कंटेंट पे जाएगा, क्योंकि हमने अच्छे से उस डॉक्यूमेंट को डिजाइन किया है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, स्टाइल कैटेगरीज की बात करते हैं। तो हमारे लिब्रे ऑफिस राइटर में 6 कैटेगरीज होती हैं स्टाइल की, जिनके नाम है पेज, पैराग्राफ, करेक्टर, फ्रेम, लिस्ट और टेबल। पेज में क्या आता है? जो पेज से संबंधित चीजें हैं, जैसे कि हेडर, फुटर, बॉर्डर, बैकग्राउंड। ठीक है, तो ये सारी चीजें पेज स्टाइल में आती हैं। आपका जो पैराग्राफ स्टाइल है, इसमें क्या आता है? इसमें बॉर्डर आता है, ठीक है, बैकग्राउंड में आता है, और उसके साथ साथ आपका अलाइनमेंट हो गया, ठीक है, लाइन स्पेसिंग हो गई। तो ये सारी चीजें आपकी पैराग्राफ स्टाइल्स के अंदर आती हैं। कैरेक्टर में क्या है? कैरेक्टर स्टाइल में हम उस कंटेंट को अफेक्ट करते हैं जो पैराग्राफ के अंदर लिखा हुआ है, यानी कि पैराग्राफ के अंदर जो कैरेक्टर्स लिखे हुए हैं उन पे जब हम फॉर्मेटिंग करते हैं तो उसके लिए हम कैरेक्टर स्टाइल्स का यूज करते हैं। एक चीज याद रखना कि कैरेक्टर स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ता है, और किसी भी स्टाइल को अप्लाई करने के लिए हमें टेक्स्ट को सेलेक्ट नहीं करना पड़ता। ठीक है, तो टेक्स्ट का सिलेक्शन जरूरी है कैरेक्टर को अप्लाई करने के लिए। बाकी जैसे हमें पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई करनी है तो केवल मैं पैराग्राफ में जाऊंगा, स्टाइल को अप्लाई कर दूंगा, मुझे कुछ भी सिलेक्ट नहीं करना। चलिए, फ्रेम क्या है? फ्रेम डब्बे होते हैं जिसके अंदर कोई भी चीज होती है, जैसे कि मैंने कुछ टेक्स्ट बॉक्स इंसर्ट किया, तो वो टेक्स्ट बॉक्स है, तो वो एक फ्रेम हो जाएगा जिसके अंदर मैंने कुछ लिखा हुआ है। या फिर कोई मैंने ग्राफिक वगैरह इंसर्ट किया, कोई ड्राइंग ऑब्जेक्ट से कोई ट्राइंगल इंसर्ट किया, तो आपने ध्यान दिया होगा कि ट्राइंगल जो है ना, एक डब्बे से में आ जाता है। ठीक है, जो भी चीज आप इंसर्ट कर रहे हो अपने डॉक्यूमेंट में, तो उस डब्बे को हम फ्रेम बोलते हैं। सो फ्रेम पे अप्लाई होने वाली चीजों को हम फ्रेम स्टाइल से बोलते हैं। फिर लिस्ट स्टाइल जो कि नंबरिंग या फिर बुलेटेड लिस्ट पे अप्लाई होती है। फिर टेबल स्टाइल जो कि टेबल में अप्लाई होती है, जैसे कि सेल्स का बैकग्राउंड हो गया। ठीक है, ये सारी चीजें आपकी स्टाइल कैटेगरीज के अंदर आती है। नेक्स्ट बात करते हैं फिल फॉर्मेट के बारे में। तो फिल फॉर्मेट का हम यूज करते हैं स्कैटर्ड एरियाज पे स्टाइल्स को अप्लाई करने के लिए। समझ में नहीं आया? अच्छा, इस वीडियो को आप 2x पे तो नहीं देख रहे, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2x पे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, सो आप नॉर्मल स्पीड में ही देखें तभी आपको समझ में आएगा। अगर आप 2x पे देखोगे तो, क्योंकि मैं ऑलरेडी 2x पे बोल रहा हूँ और आप 2x पे और देख रहे हो, तो ये 4x हो जाएगा, और फिर कुछ समझ में नहीं आएगा आपको फिर। खैर, बात करते हैं फिल फॉर्मेट के बारे में। तो फिल फॉर्मेट क्या होता है? इससे हम स्टाइल को स्कैटर्ड एरियाज पे अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि ये एक पैराग्राफ लिखा हुआ है, पहले मैंने यहाँ थोड़ी सी अप्लाई की, फिर यहाँ पे अप्लाई की, फिर यहाँ पे अप्लाई की। तो ये काम होता है फिल फॉर्मेट का। पढ़ते हैं तो यहाँ पे क्या होता है कि हम स्टाइल को अप्लाई करते हैं ऑन वर्ड्स प्रेजेंट एट डिफरेंट लोकेशंस इन द डॉक्यूमेंट। तो हमें क्या करना पड़ता है? हर एक वर्ड पे जाना पड़ता है और बस वहां पे उसको सेलेक्ट करना होता है, वो अपने स्टाइल अप्लाई हो जाती है यूजिंग द फिल फॉर्मेट मोड। तो इसको हम कब यूज करते हैं? जब हमें स्कैटर्ड प्लेसेस पे स्टाइल को अप्लाई करना होता है। नेक्स्ट है इंसर्टिंग इमेज इन डॉक्यूमेंट। तो डॉक्यूमेंट के अंदर हमें अगर इमेज को इंसर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे? तो बहुत सारे तरीके होते हैं। पहला है इंसर्ट इमेज ऑप्शन, जो कि इंसर्ट मेन्यू में अवेलेबल होता है। उसके बाद ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, हम अपनी इमेज की लोकेशन पे जाएंगे, इमेज को उठाएंगे, ड्रैग करके वापस अपने डॉक्यूमेंट में आएंगे, वहां पे ड्रॉप कर देंगे, तो वो इमेज मेरे डॉक्यूमेंट में इंसर्ट हो जाएगा। तीसरा तरीका है कॉपी पेस्ट का। तो मैं अपने इमेज पे जाऊंगा, वहां से उसको कॉपी करूंगा, अपने डॉक्यूमेंट में वापस आऊंगा और पेस्ट का बटन दबाऊंगा, या फिर मतलब कंट्रोल+V से पेस्ट कर सकता हूँ आराम से। तो मेरा जो इमेज है वो डॉक्यूमेंट में आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट एक और तरीका होता है लिंकिंग का। तो लिंक करने का फायदा क्या है? जब हमें एक ही डॉक्यूमेंट में इमेज की मल्टीपल कॉपीज को स्टोर करना होता है तो हम लिंकिंग का यूज करते हैं। इसका ये फायदा होता है कि एक तो साइज घट जाता है हमारी फाइल का, क्योंकि अगर हम एक ही इमेज को 10 बार डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करेंगे, तो अगर मान लीजिए इमेज मेरा 1 MB का है और मैंने वो 10 बार यूज किया डॉक्यूमेंट में, तो 10 MB यूज हो जाएंगे।
लेकिन अगर मैं उसको लिंक करूंगा तो 1 ही MB यूज होगा। क्यों? क्योंकि हम उस इमेज का केवल एड्रेस यानी कि उसकी रेफरेंस को स्टोर करते हैं लिंक करने से। तो जहां-जहां भी यूज होगा वो इमेज हम वहां पे उठा लेते हैं। ये फायदा होता है लिंक करने का। चलिए समझते हैं। अगर मल्टीपल कॉपीज हम सेम इमेज की यूज कर रहे हैं अपने डॉक्यूमेंट में, तो हम उसका लिंक सेव कर लेते हैं। इसका फायदा ये होता है कि हम रेफरेंस को सेव करते हैं, ना कि इमेज को। तो इससे डॉक्यूमेंट का साइज कम हो जाता है, लेकिन एक्चुअल इमेज केवल एक बार ही सेव होता है फाइल में। चलिए नेक्स्ट, इमेज टूलबार की बात करते हैं। जैसे ही हम इमेज पे क्लिक करते हैं तो इमेज टूलबार आता है। अगर नहीं आता है इमेज टूलबार, तो आप व्यू मेनू पे जाके टूलबार्स पे क्लिक करके इमेज पे क्लिक कर सकते हो, तो इमेज टूलबार आपको दिखाई देने लग जाएगा। उसके बाद इसके अंदर बहुत सारे टूल्स अवेलेबल होते हैं, जैसे कि इमेज फिल्टर। 11 फिल्टर होते हैं इमेज फिल्टर के अंदर, ठीक है। जैसे कि सोलराइजेशन हो गया, पोस्टराइज हो गया, आपका शार्पन हो गया, सॉफ्टन हो गया, क्रॉप हो गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपके इमेज फिल्टर्स में अवेलेबल होती है। नेक्स्ट है क्रॉप नहीं होता, सॉरी क्रॉप नहीं होता, उसमें सोलराइज होता है, पोस्टराइज होता है, मोसेक होता है, ठीक है, रिमूव पिक्सल होता है, ये सारे होते हैं। इन इमेज मोड की बात करते हैं तो यहाँ पे आप ब्लैक एंड व्हाइट में इमेज का मोड चेंज कर सकते हैं, या फिर ग्रे स्केल में, या फिर वाटरमार्क। नेक्स्ट, क्रॉप। तो क्रॉप भी एक फीचर है जिससे हम नॉन डिजायरेबल पार्ट को रिमूव कर सकते हैं अपने इमेज से। फ्लिप हॉरिजॉन्टली यानी कि 180 डिग्री से हॉरिजॉन्टली फ्लिप कर दो। फ्लिप वर्टिकली में क्या है कि वर्टिकली 180 डिग्री पे घुमा दो इमेज को। उसके बाद 90 डिग्री लेफ्ट रोटेट करना, 90 डिग्री राइट रोटेट करना, रोटेशन किसी भी एंगल पे करना। उसके बाद ट्रांसपेरेंसी, जिसमें हम ट्रांसपेरेंसी की वैल्यूज को कम ज्यादा करके इमेज की ट्रांसपेरेंसी को एडजस्ट कर सकते हैं। कलर में क्या होता है कि आप रेड, ग्रीन, ब्लू, RGB वैल्यूज को मॉडिफाई कर सकते हो। उसके साथ साथ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा भी आप वहां पे मॉडिफाई कर सकते हो। तो 6 टोटल ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल होते हैं, जैसे कि रेड, ग्रीन, ब्लू, ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्ट और गामा। नेक्स्ट, रिसाइजिंग एन इमेज। तो जब भी आप किसी भी इमेज पे क्लिक करते हो तो उस पे 8 रिसाइजिंग हैंडल्स आपको देखने को मिलती हैं। तो जो रिसाइजिंग हैंडल्स है ना, उस पे आप जैसे ही अपने माउस को लेके आओगे तो माउस का जो पॉइंटर है कुछ इस तरह से बन जाता है। तो इनकी हेल्प से आप इमेज को रिसाइज कर सकते हो। अगर आप कॉर्नर हैंडल पे लेके आते हो तो कॉर्नर हैंडल से क्या होता है, आप लेंथ और ब्रेथ दोनों को ही चेंज कर सकते हो। लेकिन अगर आप एज पे लेके आते हो तो एज से क्या होगा, केवल आप या तो लेंथ चेंज कर लो, या फिर अगर ब्रेथ वाली एज पे लेके आ रहे हो तो ब्रेथ चेंज कर लो। तो एज वाले डॉट से आप केवल एक ही डायमेंशन चेंज कर सकते हो, लेकिन कॉर्नर वाले हैंडल से आप दो डायमेंशन एक साथ चेंज कर सकते हो। अगर आपको रिसाइजिंग स्केल्ड करनी है, यानी कि अगर आपको स्केल्ड रिसाइजिंग का मतलब होता है कि लेंथ और ब्रेथ का रेशियो बराबर रखना है, तो आप शिफ्ट की को होल्ड करके रखिए, फिर ड्रैग कीजिए, तो स्केल्ड रिसाइजिंग होगी आपकी। चलिए समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ते हैं। तो इसमें आप इमेज को रिड्यूस या फिर एनलार्ज कर सकते हो। तो 8 रिसाइजिंग हैंडल्स होती हैं। आप किसी भी हैंडल के ऊपर अपने पॉइंटर को लेके जाइए, डायरेक्शन चेंज हो जाएगी एरो की, आप ड्रैग कर सकते हो, और जब भी सेटिस्फाई हो जाओ तो माउस को रिलीज कर दो। नेक्स्ट बात करेंगे ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स के बारे में। क्या होते हैं ड्राइंग ऑब्जेक्ट? जब भी हमें कोई फ्लो चार्ट या फिर कॉल आउट बॉक्स या फिर लोगो वगैरह बनाना होता है तो हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, जैसे कि ट्राइंगल, स्क्वायर, रेक्टेंगल, सर्कल, एलिप्स, ये सब चीजें। नेक्स्ट बात करेंगे सेटिंग और चेंजिंग प्रॉपर्टीज ऑफ ड्राइंग ऑब्जेक्ट। तो ड्राइंग ऑब्जेक्ट की कोई भी अगर मुझे प्रॉपर्टी चेंज करनी है तो वो कैसे कर सकता हूँ, प्रॉपर्टी चेंज? तो हमारे पास एक ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूलबार नाम की चीज होती है। तो उस पे हम ड्राइंग ऑब्जेक्ट की प्रॉपर्टीज को डिफाइन कर सकते हैं। ये एक फ्लोटिंग टूल बार है, इसको हम उठा के कहीं भी रख सकते हैं स्क्रीन पे, इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है ये वाला। उसके बाद सो वहां से आप पहले तो ड्राइंग टूल बार से अपना ऑब्जेक्ट सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद ड्राइंग ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज टूल बार से आप प्रॉपर्टीज को चेंज करिए, जो भी प्रॉपर्टी आपको चेंज करनी है, ठीक है, और उस प्रॉपर्टी की वैल्यूज को आप मॉडिफाई कर दीजिए। उसके बाद जितनी प्रॉपर्टीज आपको चेंज करनी है उसके लिए स्टेप 2 और 3 को रिपीट कीजिए, यानी कि प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करो, उसको मॉडिफाई करो, प्रॉपर्टी को सेलेक्ट करो, मॉडिफाई करो, सेलेक्ट करो, मॉडिफाई करो, ठीक है। जब सारी प्रॉपर्टीज आपने मॉडिफाई कर ली तो फिर आप अपना फिगर बना सकते हो। आप जो डिफाइन करोगे उसके अकॉर्डिंग आपका फिगर बनेगा। नेक्स्ट बात करते हैं ग्रुपिंग ड्राइंग ऑब्जेक्ट, यानी कि मान लीजिए मेरे पास एक सर्कल है, एक स्क्वायर है, एक रेक्टेंगल है, एक ट्राइंगल है, एक और ट्राइंगल है, एक और स्क्वायर है। मैं अगर इनको रिसाइज करता हूं तो एक बार में एक को ही रिसाइज कर पाता हूं, या फिर इनका कलर चेंज करता हूं तो एक बार में एक का ही कर पाता हूं। लेकिन मैं चाहता हूं कि इन सभी को मैं एज अ ग्रुप ट्रीट करूं, और जो भी काम एक बंदे पे करूं सब पे लागू हो जाए। तो उसके लिए मैं इन सबका एक ग्रुप बना सकता हूं। ग्रुप बनाने के लिए क्या करना होता है, एक एक करके सबको सेलेक्ट करना होता है। वो कैसे करोगे, शिफ्ट का बटन दबा के रखो, एक एक करके सब पे क्लिक करते जाओ, तो क्या होगा, ये सारे एक साथ सेलेक्ट हो जाएंगे, ठीक है, और इनका एक इस तरह से ग्रुप बन जाएगा। बस बन गया? नहीं, अभी नहीं बना। अभी आपको राइट क्लिक करना है इस पे,
क्या करेंगे हम, राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद एक ग्रुप नाम का ऑप्शन आता है, ठीक है भैया, उस पर काम हो जाएगा, नहीं होगा उसके अंदर एक और ग्रुप नाम का ऑप्शन आएगा, ठीक है, तो आपकी ग्रुपिंग हो जाएगी। अच्छा, अगर ग्रुप बनाने के बाद वापस से अनग्रुप करना हो तो फिर से सेम काम, केवल राइट क्लिक करना है एक बार, क्योंकि ग्रुप ऑलरेडी बन चुका है तो सबको एक साथ सेलेक्ट नहीं करना अलग अलग करके, एक बार में ही सारे सेलेक्ट हो जाएंगे। केवल क्लिक करो, फिर राइट क्लिक करो, ग्रुप पे क्लिक करो एंड देन अनग्रुप का ऑप्शन मिल जाएगा, उस पे क्लिक कर देना। अच्छा भैया, केवल राइट क्लिक करके ही करना होता है, कोई और तरीका नहीं है? बिल्कुल तरीका है। फॉर्मेट मेन्यू पे आप जा सकते हो, फॉर्मेट मेन्यू पे जाओगे, वहां पे ग्रुप नाम का ऑप्शन होगा, फिर उसके अंदर फिर से ग्रुप नाम का ऑप्शन होगा। अच्छा, अनग्रुप के लिए भी सेम चीज है, फॉर्मेट पे जाओगे, ग्रुप पे जाओगे एंड देन अनग्रुप नाम का ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। तो ये तरीका होता है ग्रुपिंग करने का। आइए समझते हैं। तो अगर आप ग्रुप करते हो तो वो एक सिंगल एंटिटी की तरह काम करते हैं और उनका साइज और पोजीशन चेंज नहीं होता है। अगर एक बार आप ग्रुप कर दोगे तो अगर आप एक बार ग्रुप कर दोगे तो जितने भी शेप्स उस ग्रुप में हैं वो उसके मेंबर बन जाएंगे, और एक मेंबर पे जो भी प्रॉपर्टी चेंज होंगी वो सभी पे चेंज होंगी। तो फॉर्मेट मेन्यू में ग्रुप का ऑप्शन अवेलेबल होता है। चलिए अब बात करते हैं पोजीशनिंग इमेज इन टेक्स्ट। तो जो हमारा इमेज है उसको टेक्स्ट के अंदर कैसे पोजीशन करते हैं, तो चार प्रॉपर्टीज होती हैं, अरेंजमेंट, अलाइनमेंट, टेक्स्ट रैपिंग और एंकरिंग। चारों को ही पढ़ेंगे डीप में क्योंकि इंपॉर्टेंट है। अरेंजमेंट की अगर बात करें तो हमारे जैसे मान लीजिए दो ड्राइंग ऑब्जेक्ट है, यानी कि एक सर्कल है एक स्क्वायर है मान लो, तो सर्कल ऊपर ऊपर दिखेगा या स्क्वायर ऊपर दिखेगा, यानी कि पीछे कौन सा ऑब्जेक्ट जाएगा। मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जैसे ये वाला देखो, ये मैंने सर्कल बनाया हुआ है, ये ऊपर है और ये वाली लाइन पीछे है, तो ये डिसाइड करने के लिए हम अरेंजमेंट का यूज करते हैं। ठीक है, सो जब ओवरलैपिंग ऑब्जेक्ट होते हैं तो वहां पे हम पोजीशन को डिफाइन करने के लिए यूज करते हैं अरेंजमेंट का। तो 6 टूल हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि ब्रिंग टू फ्रंट, फॉरवर्ड वन, बैक वन, सेंड टू बैक और टू फोरग्राउंड और टू बैकग्राउंड। तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं अरेंजमेंट के अंदर। नेक्स्ट बात करेंगे हम एंकरिंग की। तो एंकरिंग होता है रेफरेंस पॉइंट फॉर इमेज और ड्राइंग, यानी कि मान लीजिए मैंने एक रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे रख दिया इमेज का, और इमेज है मेरा यहाँ पे, तो ये रेफरेंस पॉइंट अगर यहाँ से उठा के मैं यहाँ रख दूंगा ना, तो ये मेरा जो ये है इमेज, वो भी इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे आ जाएगा उठ। मतलब समझे कि मान लो अगर मैंने इस एंकर पॉइंट को एक नाम के पास रख दिया, प्रतीक मैंने यहाँ पे नाम लिख दिया, इस एंकर पॉइंट को कहीं ना कहीं आपको चिपकाना होता है, तो मैंने प्रतीक नाम पे इसको चिपका दिया। तो प्रतीक नाम को उठा के मैंने यहाँ पे रख दिया, तो ये इमेज भी उसी के साथ यहाँ पे उठ के आ जाएगा। तो रिलेटिव पोजीशन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे एंकरिंग का यूज करते हैं। सो ये क्या करता है, अलाउज एन इमेज टू रिटेन इट्स पोजीशन टू अ पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर और फ्रेम। तो जब भी पेज, पैराग्राफ, कैरेक्टर, फ्रेम अलाइन होता है तो एंकर इमेज भी इसके साथ साथ मूव करता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे अपना अलाइनमेंट की। तो एंकर पॉइंट के साथ में जो इमेज का वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल प्लेसमेंट होता है उसी को हम अलाइनमेंट बोलते हैं। ये 6 तरीके होते हैं इसको करने के, 3 हॉरिजॉन्टल और 3 वर्टिकल। नेक्स्ट है टेक्स्ट रैपिंग। टेक्स्ट रैपिंग में क्या होता है कि जो इमेज है वो टेक्स्ट के आसपास कैसे फंसेगा। जैसे कि मेरा जो इमेज है, टेक्स्ट उसके आसपास इस तरह से लिखा जाना चाहिए, या फिर टेक्स्ट उसके आर पार ऐसे जाना चाहिए, या फिर एक पैराग्राफ की तरह मेरा इमेज ट्रीट करे। तो ये सारी चीजें हम टेक्स्ट रैपिंग में डिसाइड करते हैं। सो प्लेसमेंट ऑफ इमेज इन रिलेशन टू टेक्स्ट। तो इसमें भी 6 चॉइस होती हैं, जैसे कि रैप ऑफ, पेज रैप, ऑप्टिमल पेज रैप, रैप लेफ्ट, रैप राइट, रैप थ्रू। तो इन सब से आप डिसाइड कर सकते हो टेक्स्ट रैपिंग। चलिए टेबल ऑफ कंटेंट्स की बात करते हैं। टेबल ऑफ कंटेंट क्या होता है? क्या होता है, जो हमारी बुक का पहला इंडेक्स होता है उसी को हम टेबल ऑफ कंटेंट बोलते हैं, जिसमें बुक के चैप्टर्स के नाम और पेज नंबर लिखे होते हैं। ठीक है, तो इसमें टॉपिक और सब टॉपिक होते हैं सारे जो कि बुक के अंदर हैं। तो राइटर के अंदर टेबल ऑफ कंटेंट हमें लिखनी नहीं होती टाइप करके, वो अपने आप आ जाती है, हमें केवल एक कमांड देनी होती है। तो ऑटोमेटेड टेबल ऑफ कंटेंट हम बनाते हैं राइटर में। तो जो एंट्री और कंटेंट है टेबल के वो ऑटोमेटिकली ले लिए जाते हैं हमारी हेडिंग्स और सब हेडिंग्स से। तो और दूसरी चीज ये है कि ये जो कंटेंट है वो हाइपर लिंक्ड होते हैं, यानी कि जैसे ही आप किसी भी टॉपिक के नाम पे क्लिक करोगे आप सीधा बुक में उसी टॉपिक पे पहुंच जाओगे। तो ये भी एक फायदा है। हायरार्की की बात करते हैं। हायरार्की का मतलब ये है कि मान लीजिए मेरा जो चैप्टर का नेम है, चैप्टर 1 है मेरा जैसे, तो उसकी जो हेडिंग है ना उसमें मैं एक स्टाइल अप्लाई कर दूंगा, जैसे स्टाइल का नाम ही हेडिंग 1 है, स्टाइल का नाम ही हेडिंग 1 है। ठीक है, तो मैंने इस पे ही अप्लाई कर दी। तो इसके अंदर पहला टॉपिक आता है टॉपिक 1, इस पे मैं स्टाइल अप्लाई करूंगा हेडिंग 2। ठीक है, फिर आता है टॉपिक 2, दूसरा टॉपिक है इस चैप्टर का, तो इसमें मैं अप्लाई करूंगा हेडिंग 3। नहीं, इस पे भी हेडिंग 2 ही अप्लाई करूंगा, क्योंकि ये भी एक टॉपिक है और ये भी एक टॉपिक है, तो सेम स्टाइल अप्लाई करेंगे ना हम। ठीक है, इस टॉपिक के अंदर एक सब टॉपिक आया, उस सब टॉपिक में अप्लाई करूंगा हेडिंग 3। ठीक है,
तो इस तरह से हम स्टाइल्स को अप्लाई करते हैं। फिर मान लो फिर से मेरे पास एक चैप्टर आ गया, चैप्टर नंबर 2। तो चैप्टर नंबर 2 में मैं कौन सी स्टाइल अप्लाई करूंगा? जो मैंने चैप्टर नंबर 1 पे की थी, क्या नाम था उसका? हेडिंग 1। तो हेडिंग 1 में इस पे अप्लाई करूंगा। तो इस तरह से हमको हेडिंग्स अप्लाई करनी पड़ती हैं, और उन्हीं हेडिंग्स के अकॉर्डिंग हमारे राइटर को पता चलता है कि कौन सा हमारा चैप्टर का नाम है, कौन सा हमारा टॉपिक का नाम है, कौन सा हमारा सब टॉपिक का नाम है। मैक्सिमम नंबर ऑफ हेडिंग्स आप अप्लाई कर सकते हो 10, यानी कि हेडिंग 1, हेडिंग 2, हेडिंग 3 ऐसे कर करके मैक्सिमम हेडिंग 10 तक जा सकते हो। उससे ऊपर राइटर आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स नहीं बनाएगा। ठीक है। सो तो 10 लेवल तक आपकी बनाता है, हेडिंग 1 से लेके हेडिंग 10 तक, और आप हेडिंग्स पे इनको अप्लाई करते हो, यानी कि टॉपिक्स पे और चैप्टर नेम्स पे अप्लाई करते हो। जब भी आप इनको अप्लाई कर दो, तो जो आपकी हायरार्की है, जिस टाइप से आपको हेडिंग्स को आपने अप्लाई किया है, उसी तरह से आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स बनती है। तो इस तरह से आप हेडिंग्स को अप्लाई करते हो। चलिए आगे बात करते हैं कस्टमाइजेशन। तो अगर आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स को थोड़ा बहुत मॉडिफाई करना है तो कैसे करोगे? राइट क्लिक करना है आपको टेबल ऑफ कंटेंट्स पे और एडिट इंडेक्स पे क्लिक करना है। जब आप एडिट इंडेक्स पे क्लिक करोगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है जिसका नाम है टेबल ऑफ कंटेंट्स इंडेक्स और बिब्लियोग्राफी डायलॉग बॉक्स। ठीक है। इसमें हमारे पास 5 टैब होते हैं: टाइप टैब, एंट्रीज टैब, स्टाइल्स टैब, कॉलम्स टैब और बैकग्राउंड टैब। बाय डिफॉल्ट टाइप टैब खुलता है जिसके अंदर टेबल का नाम पूछा जाता है, जिसके अंदर नंबर ऑफ हेडिंग्स पूछा जाता है। उसी के अंदर प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस का ऑप्शन भी होता है, जिससे हम उसको बता सकते हैं कि इस टेबल ऑफ कंटेंट्स को मैनुअली चेंज किया जा सकता है या नहीं। अगर आपने प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस पे क्रॉस किया हुआ, यानी कि टिक नहीं किया हुआ, तो आप अपनी टेबल ऑफ कंटेंट्स को ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हो टाइपिंग करके। लेकिन अगर आपने प्रोटेक्ट अगेंस्ट मैनुअल चेंजेस को टिक किया हुआ है, तो आप उसको मॉडिफाई नहीं कर पाओगे मैनुअली। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं एंट्रीज टैब की। एंट्रीज टैब में एक स्ट्रक्चर लाइन नाम की चीज होती है, जिसके अंदर जो भी एलिमेंट्स हैं वही एलिमेंट्स आपकी टेबल ऑफ कंटेंट्स में आते हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, हाइपरलिंक वगैरह भी हम एंट्रीज टैब से लगाते हैं। ठीक है। उसके साथ साथ हम जो भी पेज नंबर वगैरह हमारे टेबल ऑफ कंटेंट्स में होगा कि नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी चीजें हम एंट्रीज टैब से मैनेज करते हैं। उसके बाद स्टाइल्स टैब में क्या होता है? हम स्टाइल्स टैब की हेल्प से पैराग्राफ स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। पैराग्राफ स्टाइल्स अगर हमें अप्लाई करनी है तो हम स्टाइल्स टैब का यूज करेंगे। कॉलम्स टैब का यूज करके हम नंबर ऑफ कॉलम्स बता सकते हैं, कितने कॉलम्स में डिवाइड होगी हमारी टेबल ऑफ कंटेंट्स, यानी कि अगर मैंने 2 कर दिया तो टेबल ऑफ कंटेंट्स आधी आधी इस तरह से बढ़ जाएगी। ठीक है। यहाँ पे आधी होगी, यहाँ पे आधी होगी। 3 कर दूंगा तो यहाँ पे 1/3, यहाँ पे 1/3 और फिर यहाँ पे 1/3। तो इस तरह से नंबर ऑफ कॉलम्स आप डिसाइड कर सकते हो। बैकग्राउंड टैब में क्या है कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का बैकग्राउंड डिसाइड कर सकते हो कि बैकग्राउंड में कोई इमेज लगेगा, कोई ग्राफिक लगेगा, कोई कलर लगेगा। तो अगर आपको कोई भी बैकग्राउंड नहीं लगाना तो आप नन पे टिक कर दोगे उसमें, तो बिना बैकग्राउंड के टेबल ऑफ कंटेंट्स काम करेगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। सो इन टैब्स में बहुत सारे ऑप्शन होते हैं जिनसे कि आप टेबल को एडिट कर सकते हो, और साथ में एक प्रीव्यू सेक्शन भी होता है इस डायलॉग बॉक्स में, जिससे कि आप टेबल ऑफ कंटेंट्स का एक प्रीव्यू तुरंत की तुरंत देख सकते हो। नेक्स्ट बात करेंगे टेम्पलेट्स के बारे में। टेम्पलेट्स क्या होता है? टेम्पलेट एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसकी हेल्प से हम दूसरे डॉक्यूमेंट्स बना सकते हैं। तो ये एक प्रीसेट लेआउट होता है जिससे हम प्रोफेशनल और फॉर्मल डॉक्यूमेंट्स को आसानी से बना सकते हैं। तो जैसे कि मान लो मुझे कोई काम पड़ता है, बार-बार मुझे अपने डॉक्यूमेंट में सेम-सेम चीज़ें करनी पड़ती हैं, तो मैं उसका एक टेम्पलेट बना सकता हूँ, जो कि मैं ऑलरेडी उसमें वो सारी चीज़ें रखूँगा जो कि मुझे बार-बार यूज़ करनी पड़ती हैं। तो उससे क्या होगा कि मुझे वो काम बार-बार नहीं करना पड़ेगा, मुझे ऑलरेडी वो काम करा हुआ मिलेगा हमेशा। तो उसकी हेल्प से मैं जितने चाहे उतने डॉक्यूमेंट्स बना सकता हूँ। कौन-कौन से काम होते हैं वो? जैसे कि ग्राफिक्स हो गया, लोगो ऑफ कंपनी हो गया, और इमेज या फिर टेक्स्ट हो गया, टैगलाइन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, लीगल नोटिस हो गया, हेडर फुटर, ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर सकते हो। ठीक है? ओके। नेक्स्ट जो इसकी एक्सटेंशन होती है टेम्पलेट्स की, वो होती है ओटीटी। तो जब भी हम कोई टेम्पलेट बना रहे हैं राइटर में, तो उसकी एक्सटेंशन डॉट ओटीटी करके होगी, डॉट ओ डबल टी। ठीक है। अच्छा, एक्सटेंशन की बात कर लेते हैं। तो जो आपका ओपन ऑफिस राइटर या फिर लिब्रे ऑफिस राइटर जो आपका होता है, लिब्रे ऑफिस राइटर जो आपका है, उसकी एक्सटेंशन आपको पता होनी चाहिए, ओडीटी होती है। इसी का जो टेम्पलेट अगर हम बनाएंगे तो उसकी एक्सटेंशन ओटीटी होगी। जो हमारा कैल्क होता है जिससे हम स्प्रेडशीट बनाते हैं, उसकी एक्सटेंशन होती है ओडीएस। ठीक है। और जो हमारा बेस है जिससे हम डेटाबेस पे काम करेंगे, उसकी एक्सटेंशन होती है ओडीबी। एक्सटेंशन का मतलब आपको पता होगा, मैं कई बार बता चुका हूँ वन शॉट्स के अंदर। तो ठीक है भाई, है ना? चलिए आगे बात करते हैं सेटअप डिफॉल्ट टेम्पलेट। डिफॉल्ट टेम्पलेट हम कैसे सेटअप करते हैं, कैसे करते हैं? तो उसके लिए हमें टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ता है। सो किसी भी टेम्पलेट को आप डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बना सकते हो। अगर आप कोई भी टेम्पलेट को डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नहीं बनाते हो, तो राइटर खुद से एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट को ही डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट मान लेता है। तो आपको टेम्पलेट डायलॉग बॉक्स ओपन करना पड़ेगा, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन शॉर्टकट की दबा के। ठीक है। फिर आपको जिसको भी
डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट सेटअप करना है, तो आप उस पे राइट क्लिक करोगे और सेट एज़ डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट नाम का एक ऑप्शन होता है, सेट एज़ डिफ़ॉल्ट का, उस पे आप क्लिक कर दोगे, तो वो डिफ़ॉल्ट टेम्पलेट बन जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं ट्रैक चेंजेस फीचर की। तो जब भी हम किसी डॉक्यूमेंट को किसी और पर्सन के साथ शेयर कर रहे होते हैं और वो भी उस पे काम कर रहा होता है, तो वो जो काम कर रहा है उसको ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। तो वो जो-जो मॉडिफ़िकेशंस हमारे डॉक्यूमेंट में करेगा, हम उनको ट्रैक कर सकते हैं। सो ये एक पावरफुल टूल है जिससे कि हम कमेंट, एडिट और रिव्यू करने का जो प्रोसेस है उसको आसान बना सकते हैं बिटवीन मल्टीपल यूज़र्स, जब हमारे डॉक्यूमेंट के मल्टीपल यूज़र्स होते हैं। तो एक यूज़र जब डॉक्यूमेंट को बनाता है, तो उसको रिव्यू और एडिट किया जाता है बाय अदर यूज़र्स। तो जो भी मॉडिफ़िकेशन किए जाते हैं डॉक्यूमेंट में डायरेक्टली, तो क्या होता है उसको हम ट्रैक कर सकते हैं। तो अगर हम वैसे ही केवल उसको एडिट कर देंगे बिना रिकॉर्डिंग के, तो हमारा जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है ना वो खराब हो जाएगा, वो हमसे छूट जाएगा। तो इसलिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं और इससे हम आसानी से डॉक्यूमेंट्स को आपस में कंपेयर कर सकते हैं कि पहले क्या था और बाद में क्या हुआ। सो ऑल द चेंजेस दैट आर रिकॉर्डेड कैन बी अदर एक्सेप्टेड और रिजेक्ट। तो जो भी चेंजेस होते हैं उनको ऑथर एक्सेप्ट या रिजेक्ट कर सकता है। कंपेयरिंग की अगर हम बात करें तो मान लीजिए आप चेंजेस को रिकॉर्ड करना ही भूल गए तो क्या करोगे? तो आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट को एडिटेड डॉक्यूमेंट के साथ कंपेयर कर सकते हो, ठीक है? तो कंपेयर डॉक्यूमेंट का एक ऑप्शन अवेलेबल होता है। सो वंस द रिव्यूअर्स हैव मेड द चेंजेस एंड गिवन देयर कमेंट्स, राइटर अलाउज टू कंपेयर द ओरिजिनल डॉक्यूमेंट विद द रिव्यूड डॉक्यूमेंट एंड देन चूज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके? तो इसकी स्टेप क्या होती है? एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट ऑप्शन अवेलेबल होता है, उस पे आप जाके डॉक्यूमेंट्स को कंपेयर कर सकते हो। इसी तरह से एक मर्जिंग का भी ऑप्शन होता है जो हम स्प्रेडशीट में पढ़ेंगे, ठीक है? चलिए कंसोलिडेट की बात करते हैं हम। तो क्या होता है कंसोलिडेट? अगर हमें 2 या 2 से ज़्यादा शीट्स के डेटा को उठा के एक सिंगल शीट में कंबाइन करके रखना है, ठीक है? किस लिए? मान लो मुझे कोई रिपोर्ट तैयार करनी है या फिर डेटा को एनालाइज़ करके कोई रिज़ल्ट तैयार करना है, तो इसके लिए मैं डिफरेंट शीट्स के डेटा को उठाऊँगा और एक शीट में कंबाइन करूँगा। तो उसके लिए जो बेस्ट ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है, उसका नाम है कंसोलिडेटिंग डेटा, ठीक है? So, consolidate is a function used to combine information from multiple sheets of the spreadsheet into one place to summarize the information. Information को summarize करने के लिए एक ही जगह पे हम डेटा को इकट्ठा करके रख देते हैं। इससे क्या होता है? It is used to view and compare variety of data in single spreadsheet for identifying trends and relationship. तो इससे हम बहुत सारे डेटा को एक साथ कंपेयर कर सकते हैं हमारे स्प्रेडशीट के अंदर और उससे क्या है हम ट्रेंड्स और रिलेशनशिप्स को एनालाइज कर सकते हैं और अच्छे तरीके से। ग्रुप क्या होता है? अगर मेरे पास स्प्रेडशीट में कई-कई जगह पे एक जैसा डेटा है, तो मैं उसका एक ग्रुप बना सकता हूँ। ठीक है? ग्रुप बनाने का ये फ़ायदा होता है कि वहाँ पे एक माइनस का ऑप्शन अवेलेबल होता है। आप जैसे ही उस माइनस पे क्लिक करोगे ना, तो ग्रुप पूरा छिप जाएगा। जब आपने ग्रुप को छिपा दिया तो वहाँ पे प्लस का साइन आता है, उस पे आप क्लिक करोगे तो ग्रुप पूरा खुल जाएगा। तो इस तरह से आप स्प्रेडशीट में ग्रुप्स बना सकते हो। तो ग्रुप एंड आउटलाइन कैल्क इज़ यूज्ड टू क्रिएट एन आउटलाइन ऑफ द सेलेक्टेड डेटा एंड कैन ग्रुप रोज़ एंड कॉलम्स टुगेदर, ठीक है? तो आप ग्रुपिंग कर सकते हो डेटा की रोज़ और कॉलम्स की। तो कोलैप्स पे क्लिक करके आप उसको छिपा सकते हो और एक्सपेंड पे क्लिक करके उसको दिखा सकते हो। चलिए, सबटोटल की बात करते हैं। सबटोटल में क्या होता है, हम ऑटोमैटिक ग्रुप्स को बना सकते हैं। इसमें हम चूज़ करते हैं अपने डेटा को, पहले सेलेक्ट करेंगे, फिर हम उसको बताएँगे कि आपको किस तरीके से ग्रुपिंग करनी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप फ़ील्ड बताते हो उसको, जैसे कि मेरे पास एक शॉप है जिसमें मैंने डेट डाली हुई है और प्रोडक्ट डाला हुआ है और क्वांटिटी डाली हुई है। तो किस डेट को कौन-सा प्रोडक्ट कितनी क्वांटिटी में बिका, तो मैं ग्रुपिंग कर सकता हूँ डेट वाइज़ कि इस पर्टिकुलर डेट को क्या-क्या बिका। मैं प्रोडक्ट वाइज़ भी ग्रुपिंग कर सकता हूँ कि ये प्रोडक्ट कब-कब, कितना-कितना बिका। तो मैं सबटोटल की हेल्प से कैटेगरी वाइज़ ग्रुपिंग कर सकता हूँ और उसपे फंक्शन भी अप्लाई कर सकता हूँ, जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम, काउंट। अच्छा, फंक्शन क्यों अप्लाई करना है? समझाता हूँ। मान लो कि कोई प्रोडक्ट है, ठीक है? उसकी मैंने ग्रुपिंग कर दी कि ये प्रोडक्ट इतनी-इतनी डेट को बिका, अच्छी बात है। तो उसपे मैं क्वांटिटी पे फंक्शन अप्लाई कर सकता हूँ सम, कि वो टोटल कितना बिका। ठीक है? तो सब टोटल का ये फायदा है कि आपको ग्रुपिंग भी करके देगा, सॉर्टिंग भी करके देगा और मैथमेटिकल फंक्शन भी लगा के देगा। तो ये होती है आपकी सब टोटल। तो ये क्या करता है, ग्रुप ऑटोमेटिकली बना देता है और कॉमन फंक्शन जैसे कि सम, एवरेज, मिनिमम, मैक्सिमम आपके डेटा पे अप्लाई कर सकता है। तो आप कोई भी समरी फंक्शन चूज़ कर सकते हो और किसी भी कॉलम पे आप फंक्शन लगा सकते हो। ठीक है? तो ये ग्रुप करता है सबटोटल्स को बाय यूजिंग कैटेगरी एंड सॉर्ट्स देम इन असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर। जो भी आप चूज़ करोगे उसी ऑर्डर में आपको लगा के दे देगा डेटा को। चलिए, तो इसके लिए हमें डेटा मेन्यू पे जाके सबटोटल पे जाना पड़ता है, तो इस तरह से आप आसानी से सबटोटल का यूज़ कर सकते हो। व्हाट इफ सिनेरियोज़ की बात करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है, आप डिफरेंट केसेस लेते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 10 बार एक ही एग्ज़ाम्पल बताया है, 11वीं बार भी सेम ही एग्ज़ाम्पल बताऊँगा। सिंपल इंटरेस्ट का फ़ॉर्मूला होता है प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम डिवाइड बाय 100।
तो मैं इसे प्रिंसिपल रेट ऑफ टाइम की वैल्यूज डिफरेंट दूंगा और सिंपल इंटरेस्ट की मेरे पास अलग अलग वैल्यूज आएंगी। तो मैं जितने भी सेट ऑफ कैलकुलेशन कर रहा हूँ, यानी कि डिफरेंट केसेस दे रहा हूँ मैं इनपुट वैल्यूज के, उसके लिए जो मेरी आउटपुट वैल्यूज आ रही हैं सभी की अलग अलग कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं सेट्स ऑफ कैलकुलेशंस तैयार कर रहा हूँ और हर एक डेटा को स्टोर कर रहा हूँ। उसके लिए मैं सिनेरियो का यूज करता हूँ। ठीक है, समझते हैं। ये सेट ऑफ वैल्यूज होता है जिसको हम कैलकुलेशंस में यूज कर सकते हैं स्प्रेडशीट के अंदर। हर एक सिनेरियो का आप एक अलग नाम दे सकते हो और बहुत सारे सिनेरियोज आप बना सकते हो एक ही शीट के अंदर। इसका फायदा क्या है, इस ये जो है हम यूज करते हैं एक्सप्लोर और कंपेयर करने के लिए बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स को अलग अलग कंडीशंस पे। ठीक है, अब गोल सीक की बात करते हैं। जैसे कि हम अभी सिंपल इंटरेस्ट के फॉर्मूले में प्रिंसिपल देते थे, रेट देते थे और टाइम देते थे और सिंपल इंटरेस्ट हमारे पास निकल के आती थी। यहाँ पे क्या करते हैं, हम उसको बता देंगे कि मुझे इतनी इंटरेस्ट चाहिए, रेट मेरा इतना है, टाइम मेरा इतना है, तो मुझे बताओ मुझे प्रिंसिपल कितना लेना चाहिए। तो अब आप जो है आउटपुट वैल्यू को पहले ही बता दे रहे हो उसे कि मुझे ये आउटपुट चाहिए। ठीक है, आपका आउटपुट पहले से ही फिक्स है, तो आप इनपुट वैल्यू लेना चाहते हो उसके लिए हम गोल सीक का यूज करते हैं। टूल्स मेन्यू में गोल सीक ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होता है। कहाँ पे अवेलेबल होता है? टूल्स मेन्यू में आपको ये अवेलेबल होता है। चलिए, तो इसमें क्या करते हैं, हम इनपुट को फाइंड करते हैं फॉर द स्पेसिफिक आउटपुट। जैसे कि आपको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस निकालना है एक डिजायर्ड आउटपुट के लिए, तो आप गोल सीक का यूज करोगे। नेक्स्ट, टूल्स के लिए मतलब टूल्स मेन्यू में गोल सीक अवेलेबल होता है। मैक्रो क्या होता है, किसी भी टास्क को बार बार रिपीट करने के लिए हम मैक्रो का यूज करते हैं। ठीक है, तो यही होता है मैक्रो। तो इससे क्या है, हम टास्क को ऑटोमेट कर सकते हैं जिसको हम एक ही तरीके से बार बार रिपीट करते हैं। तो ये एक सिंगल इंस्ट्रक्शन है जिसके अंदर बहुत सारी इंस्ट्रक्शंस होती हैं, सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रन कराता है। एंड दी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस कैन बी अ सीक्वेंस ऑफ कमांड और की स्ट्रोक। तो ये कमांड और की स्ट्रोक का एक सीक्वेंस हो सकता है जिसको आप कितनी भी बार फ्यूचर में यूज कर सकते हो। एक बार आप रिकॉर्ड कर लो सीक्वेंस को, ठीक है, जो भी आप काम करो एक बार रिकॉर्ड कर लो, फिर उसको कभी भी यूज कर सकते हो। सो क्या क्या रिकॉर्ड होता है, तो जितने भी कीबोर्ड और माउस के एक्शंस हैं सारे के सारे रिकॉर्ड होते हैं। लेकिन कुछ चीजें हैं जो रिकॉर्ड नहीं होती हैं। कौन सी चीजें हैं जो रिकॉर्ड नहीं होती? ओपनिंग ऑफ विंडोज, एक्शंस कैरिड आउट इन अनदर विंडो। ठीक है, मतलब आपने जहां पे रिकॉर्डिंग स्टार्ट की है उसके अलावा जितने भी विंडोज हैं उसमें कुछ भी करो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद विंडो स्विचिंग भी रिकॉर्ड नहीं होती है। स्प्रेडशीट के कंटेंट में जो स्प्रेडशीट के कंटेंट से संबंधित चीजें नहीं है उन पे होने वाले काम कोई भी रिकॉर्ड नहीं होते हैं। जैसे कि ऑप्शंस डायलॉग में आपने कुछ किया, मैक्रो ऑर्गेनाइजर में कुछ भी किया, तो वो सारी चीजें रिकॉर्ड नहीं होंगी। चलिए, उसके बाद अगर आप कीबोर्ड से चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो, अगर आप कीबोर्ड से चीजों को सेलेक्ट कर रहे हो अपने माउस में सेल्स वगैरह को, तो वो रिकॉर्ड होगा। लेकिन अगर माउस से कर रहे हो तो वो रिकॉर्ड नहीं होगा। उसके बाद मैक्रो को हम केवल कैल्क और राइटर में रिकॉर्ड कर सकते हैं। केवल लिब्रे ऑफिस कैल्क और लिब्रे ऑफिस राइटर में ही हम मैक्रो का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, रिकॉर्ड कैसे करते हैं मैक्रो को? तो टूल्स पे जाओ, मैक्रोस पे जाओ, रिकॉर्ड मैक्रो पे क्लिक कर दो, जो भी काम करना है वो कर लो। फिर रिकॉर्ड मैक्रो पे जब आप क्लिक करते हो तो वहां पे एक स्टॉप रिकॉर्डिंग का बटन आता है, उस पर जब आप क्लिक करोगे तो रिकॉर्डिंग स्टॉप हो जाएगी। उसके बाद आपका बेसिक मैक्रोस डायलॉग खुलता है, वहां पे आप मैक्रो को सेव कर सकते हो। तो वहां पे आप अपनी लोकेशन चूज कर लीजिए, किस लाइब्रेरी के किस मॉड्यूल में आपको सेव करना है, मैक्रो का नाम डाल दो, सेव कर सकते हो वहां से। रन कैसे करते हैं मैक्रो को? तो टूल्स पे जाके मैक्रोस पे जाकर रन मैक्रो पे क्लिक कर दो। उसके बाद मैक्रो सेलेक्टर डायलॉग खुलता है, वहां आप अपनी मॉड्यूल और लाइब्रेरी चूज करो, उसके अंदर आपका जो मैक्रो उसको चूज कर लो, फिर वहां पे रन का ऑप्शन होगा, उससे आपका मैक्रो चालू हो जाएगा। तो लिब्रे ऑफिस मैक्रो लाइब्रेरी नाम की एक चीज होती है जिसको लिब्रे ऑफिस खुद से प्रोवाइड करता है। उसके अंदर पहले से ही कुछ मॉड्यूल्स होते हैं जिनके अंदर कुछ मैक्रो अवेलेबल होते हैं, उनको आप यूज कर सकते हो और उनको लेकिन आप चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, मैक्रो को ऐसा फंक्शन यूज करने का फायदा क्या है कि फंक्शन क्या होता है? फंक्शन कोई भी ऐसी चीज है जिसके अंदर हम वैल्यूज डालते हैं, इनपुट डालते हैं और वो आउटपुट निकाल के देता है। जैसे कि आपका एवरेज फंक्शन है। एवरेज फंक्शन का क्या काम है कि जैसे आपने वैल्यूज दी इसके अंदर 2, 3 और 5, तो ये इन तीनों को जोड़ के 5 और 3 8 और 2 10, 10/3 यानी कि 3.33 ये आपको आंसर अपने आप निकाल के दे देगा। तो क्या हुआ, फंक्शन का काम होता है इनपुट्स को लेना, उनको सॉल्व करना और आउटपुट निकालना। ठीक है, तो फंक्शन एक मशीन होती है जो इनपुट्स को सॉल्व करके आउटपुट निकाल कर देती है। आउटपुट निकालने को हम क्या बोलते हैं? आउटपुट रिटर्न करना। टेक्निकल टर्म्स में आउटपुट देने को हम बोलते हैं आउटपुट रिटर्न करता है फंक्शन। और इनपुट को हम क्या बोलते हैं? इनपुट को हम बोलते हैं आर्ग्यूमेंट्स। तो एवरेज फंक्शन में मैंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स दिए जिनकी वैल्यूज हैं 2, 3 और 5। इन वैल्यूज को ही हम आर्ग्यूमेंट बोलते हैं जिनको हम देते हैं।
तो मैक्रो को हम फंक्शन की तरह भी यूज कर सकते हैं ताकि हमारा काम और आसान हो जाए। So function is capable of accepting arguments or values. It can perform operation on argument, perform calculation, return the result. तो हमारा जो रिमेम्बरिंग एंड टाइपिंग का फॉर्मूलाज का जो एफर्ट है वो बच जाएगा अगर हम मैक्रो को फंक्शन की तरह यूज करें। नेक्स्ट हाइपरलिंक्स की बात करते हैं। हाइपरलिंक क्या होता है? एक ऐसा लिंक जिस पे हम क्लिक करते हैं और किसी दूसरी लोकेशन पे, किसी दूसरे डॉक्यूमेंट में, किसी दूसरी स्प्रेडशीट में, किसी वेब ब्राउजर के वेब पेज पे हम पहुंच सकते हैं हाइपरलिंक पे बस क्लिक करने से। So, hyperlinks are used to jump to a document stored at different location within the document, या फिर आप एक शीट से दूसरी शीट पे जंप कर सकते हो या फिर किसी दूसरी स्प्रेडशीट या वेबसाइट पे भी जंप कर सकते हो। नेक्स्ट, रिलेटिव एंड एब्सोल्यूट हाइपरलिंक। ये क्या होता है? रिलेटिव में क्या होता है कि दोनों सोर्स और जो डेस्टिनेशन है मेरा, दोनों की रिलेटिव पोजीशन देखी जाती है। जैसे कि मेरा ये है सोर्स फाइल, ठीक है, ये सोर्स है जिसके अंदर लिंक है मेरी डेस्टिनेशन का। तो अगर ये दोनों एक ही फ़ोल्डर में हैं, तो इस फ़ोल्डर को मैं कहीं भी ले जाके रख दूँ, रिलेटिव लिंक हमेशा काम करेगा। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ एब्सोल्यूट लिंक की, तो इसमें एब्सोल्यूट एड्रेस स्टोर होता है डेस्टिनेशन का। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं डेस्टिनेशन के फ़ोल्डर को उठा के कहीं भी रख दूँगा ना, तो एब्सोल्यूट लिंक टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें केवल एब्सोल्यूट लिंक है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एड्रेस है मेरी डेस्टिनेशन फ़ाइल का। ठीक है? चलिए थ्योरी पढ़ लेते हैं। तो एब्सोल्यूट लिंक में क्या होता है? कंप्लीट लोकेशन स्टोर होती है और अगर फाइल को आप कहीं भी थोड़ा-सा मूव कर दोगे तो हाइपरलिंक टूट जाएगा। लेकिन रिलेटिव में क्या होता है? रिस्पेक्ट टू करंट लोकेशन हम आपको उसका एड्रेस देते हैं और अगर हम कंप्लीट फ़ोल्डर को मूव कराते हैं तो रिलेटिव लिंक नहीं टूटेगा। चलिए आगे बात करते हैं कि एडिटिंग का हाइपरलिंक। तो अगर आपको कोई भी हाइपरलिंक एडिट या फिर डिलीट करना है तो वो आप कैसे करोगे? तो आपको कर्सर को प्लेस करना है लिंक के अंदर और राइट क्लिक कर देना है। तो एक कंटेक्स्ट मेन्यू खुल के आती है। कंटेक्स्ट मेन्यू के अंदर आपको एडिट हाइपरलिंक पे क्लिक करना होता है, तो हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स खुल के आता है। वहाँ पे आपको जो भी चेंजेस करने हो आप कर सकते हो। वहाँ पे एक हाइपरलिंक के रिमूव के लिए भी ऑप्शन होता है, रिमूव हाइपरलिंक के नाम से। उस पे आप क्लिक करोगे तो लिंक गायब हो जाएगा। ठीक है? चलिए, शेयरिंग स्प्रेडशीट। तो अगर आपको कोई स्प्रेडशीट शेयर करनी है किसी दूसरे दोस्त के साथ, जिससे कि आप दोनों कोलैबोरेट करके काम कर पाओ, तो क्या होता है समझते हैं। सो शेयरिंग स्प्रेडशीट इज जस्ट लाइक अ टीम वर्क टू वर्क इन कोलैबोरेशन विद अदर यूजर्स। ठीक है? तो टूल्स मेन्यू पे जाके आप शेयर पे क्लिक करेंगे तो वहाँ से आप स्प्रेडशीट की शेयरिंग को इनेबल या डिसेबल कर सकते हैं। सो वहाँ पे टूल्स पे जाके शेयर पे जाके आप शेयर दिस स्प्रेडशीट विद अदर यूजर्स पे चेक बॉक्स पे टिक मार दोगे, तो वहाँ से आप शेयरिंग को इनेबल कर सकते हो। अगर जब भी आप शेयर्ड स्प्रेडशीट को ओपन करते हो तो कुछ फीचर्स अवेलेबल नहीं होते यूज़ के लिए, ठीक है? तो एक मैसेज भी वहाँ पे डिस्प्ले होता है कि द स्प्रेडशीट इज़ इन शेयर्ड मोड एंड सम ऑफ द फीचर्स आर नॉट अवेलेबल टू यूज़ इन दिस स्प्रेडशीट। तो ये मैसेज भी सीधा-सीधा क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि क्या मैसेज डिस्प्ले होता है स्प्रेडशीट को ओपन करने पे? 1 नंबर में एमसीक्यू में आ सकता है ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तो उसके बाद आप ओके बटन पे क्लिक करोगे। देन कुछ फीचर्स जो डिसेबल्ड हैं उनके नाम है अंडू, रीडू, रिपीट, पेस्ट, लिंक टू एक्सटर्नल फाइल, इमेज मैप, ऑब्जेक्ट। तो ये सारे फीचर्स आप यूज़ नहीं कर सकते हो जब आप स्प्रेडशीट को शेयर करते हो। कमेंट्स की बात करते हैं तो कमेंट्स एक तो ऑटोमेटिकली भी ऐड हो जाती हैं जब भी आप कोई चेंज करते हो, लेकिन ऑथर या फिर रिव्यूअर आप खुद का भी कमेंट ऐड कर सकते हैं। सो एडिट मेन्यू पे जाके ट्रैक चेंजेस पे जाके कमेंट पे जब आप क्लिक करते हो, तो वहाँ पे आप कमेंट ऐड कर सकते हो। सो इंसर्ट मेन्यू पे जाके आप कमेंट पे क्लिक करोगे। सो एक कलर्ड डॉट आता है उस सेल के कॉर्नर पे जहाँ पे आप कमेंट को ऐड कर रहे हो, ठीक है? सो वहाँ पे अगर आपको कमेंट को एडिट, डिलीट या फिर शो करना है तो उसके लिए आप राइट क्लिक करो सेल पे, ठीक है? और वहाँ पे या तो एडिट कमेंट पे या डिलीट कमेंट पे या शो कमेंट पे, हाइड कमेंट पे क्लिक कर दो, जो भी आपको काम करना है वो हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं रिव्यूइंग चेंजेस। तो अगर आपको चेंजेस को एक बार रिव्यू करना है, देखना है या फिर एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट करना है चेंजेस को, तो वो आप कैसे करोगे? तो एडिट मेन्यू पे जाके ट्रैक चेंजेस पे जाके शो पे आप क्लिक करते हो और वहाँ पे आप चेंजेस को देख सकते हो। लेकिन अगर आपको चेंजेस को एक्सेप्ट या रिजेक्ट करना है, तो आप एडिट ट्रैक चेंजेस पे जाके मैनेज पे क्लिक करोगे। तो वहाँ पे आपको मैनेज चेंजेस डायलॉग बॉक्स दिखता है, वहाँ पे आप हर एक चेंज को एक्सेप्ट या फिर रिजेक्ट कर सकते हो। मर्जिंग शीट्स की बात करें तो जब मल्टीपल शीट्स हमारे पास आती हैं, तो हम उनको मर्ज कर सकते हैं। ठीक है? स्टेप्स होती हैं एडिट, ट्रैक चेंजेस, मर्ज डॉक्यूमेंट। कंपेयरिंग भी सेम ही उसी की तरह है। अगर आप मर्ज नहीं करना चाहते तो कंपेयर कर सकते हो। लेकिन मर्जिंग को हम कब प्रेफ़र करेंगे जब बहुत सारी शीट्स हैं और द केवल अगर 2 शीट्स हैं तो हम कंपेयर कर सकते हैं। 2 शीट्स को हम कंपेयर कर सकते हैं, मल्टीपल शीट्स को मर्ज करते हैं। एडिट मेन्यू में ट्रैक चेंजेस पे जाके कंपेयर डॉक्यूमेंट का ऑप्शन अवेलेबल होता है, वहाँ से हम कंपेयर कर सकते हैं।
नेक्स्ट है डेटा एंड इंफॉर्मेशन, यानी कि हमारा अब आखिरी चैप्टर इस वीडियो का DBMS स्टार्ट होता है। डेटा क्या होता है? अनप्रोसेस्ड रॉ फैक्ट्स, यानी कि कुछ ऐसे फैक्ट्स जिनका अभी तक कोई यूज ही नहीं किया गया है। जैसे कि मान लो मैंने कुछ लोगों का वजन करवाया, वेट निकलवाया, तो उनके वेट्स की वैल्यू है 70, 50, 90, 42, तो इनका कोई काम नहीं है अभी, तो ये डेटा है मेरा, ठीक है। लेकिन अगर मैं इन वेट्स का एवरेज निकाल दूं तो वो कुछ ना कुछ काम का तो होगा ना, तो उसको मैं बोलूंगा इंफॉर्मेशन, ठीक है। तो जब डेटा किसी काम का हो जाता है, प्रोसेस्ड डेटा जब हमारा होता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं, और अनप्रोसेस्ड फैक्ट्स होते हैं उनको हम डेटा बोलते हैं। चलिए इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। डेटा क्या होता है? रॉ फैक्ट्स जो हमारे हैं उनको डेटा बोलते हैं। वो किसी भी चीज से संबंधित हो सकते हैं, जैसे पर्सन, प्लेस, एक्टिविटी या फिर थिंग। इनको हम टेक्स्ट, ग्राफिक, ऑडियो या फिर वीडियो के फॉर्म में सेव कर सकते हैं। इसको कंप्यूटिंग मशीन से जब हम प्रोसेस करते हैं तो उससे हमारी यूजफुल और मीनिंगफुल इंफॉर्मेशन निकल के आती है। एग्जाम्पल है मार्क स्टोर्ड बाय स्टूडेंट्स, वेट हो गया, प्राइस, कॉस्ट, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड, एम्प्लॉय नेम, प्रोडक्ट नेम, एड्रेस, एक्सपोर्ट, रजिस्ट्रेशन, मार्क्स, ये सारी चीजें आपकी डेटा है। अब इंफॉर्मेशन क्या है? जब हम डेटा को प्रोसेस करते हैं तो उसको इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो ऑर्गेनाइज्ड या फिर प्रोसेस्ड फॉर्म ऑफ डेटा इंफॉर्मेशन होती है। अगर डेटा एक्यूरेट नहीं है तो इंफॉर्मेशन भी एक्यूरेट नहीं होगी। तो एग्जाम्पल है, अगर हम कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स को देखें और उनके रोल नंबर्स को देखें तो डेटा है, लेकिन अगर उसका हम एक रिपोर्ट कार्ड बना दें तो वो इंफॉर्मेशन है। और एग्जाम्पल है पे स्लिप, शेड्यूल, वर्कशीट, बार चार्ट, इनवॉइस, अकाउंट रिटर्न, ये सारी चीजें आपकी इंफॉर्मेशन में आती हैं। और एक और एग्जांपल यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर हम कोई टेम्परेचर का डेटा को एनालाइज कर रहे हैं कि सुबह शाम कब कितना टेम्परेचर हो रहा है, तो वो डेटा है। लेकिन अगर हम उसका यूज करके मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर को एनालाइज करते हैं तो दैट इज कॉल्ड इंफॉर्मेशन। अच्छा, ज्यादातर हम जो डेटा है ना उसको टेबुलर फॉर्म में ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, डेटाबेस की बात करते हैं। तो डेटाबेस क्या होता है? कंटेनर ऑफ इंफॉर्मेशन होता है, ठीक है। और जिसमें हम डेटा को अच्छे से ऑर्गेनाइज कर सकते हैं और जब मर्जी जिस डेटा को एक्सेस करना चाहें उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। सो ये क्या होता है? कलेक्शन ऑफ लॉजिकली रिलेटेड डेटा आइटम्स स्टोर्ड इन एन ऑर्गेनाइज्ड मैनर, ठीक है। द इंफॉर्मेशन बीइंग स्टोर्ड इज इन अ डेटाबेस कैन बी एडेड, मॉडिफाइड, डिलीटेड और डिस्प्लेड अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट्स। तो यूजर की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग हम डेटा को कभी भी एडिट, मॉडिफाइड, डिलीट और डिस्प्ले कर सकते हैं। DBMS क्या होता है? डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ये एक सॉफ्टवेयर होता है जिसकी हेल्प से हम डेटाबेस को क्रिएट और मैनेज करते हैं। एग्जांपल आपके पास क्या है? लिब्रे ऑफिस बेस, ठीक है। लिब्रे ऑफिस बेस है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस है, उसके साथ साथ ओपन ऑफिस बेस भी है, ठीक है। ओपन ऑफिस बेस है आपके पास, माई सिक्वल भी है, ठीक है। चलिए, तो क्रिएट, अपडेट और रिट्रीव डेटा के लिए हम डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का यूज करते हैं। इससे क्या होता है? प्लानिंग और मेंटेनेंस ऑफ डेटाबेस जो है यूजर के लिए अच्छी हो जाती है। एग्जांपल है MS एक्सेस, ओपन ऑफिस या फिर लिब्रे ऑफिस बेस, ओरेकल, इंग्रेस और माईस्क्ल। कुछ एडवांटेजेस देख लेते हैं DBMS के। एक है ऑर्गेनाइज्ड स्टोरेज, क्योंकि हम डेटा को अलग अलग उसी तरह से रखते हैं, क्योंकि हम जो डेटा है ना उसको इस तरह से रखते हैं कि एक तरह का डेटा एक ही जगह पे हो। जैसे अभी हम आगे बात करेंगे रिलेशनल डेटा के बारे में, तो अभी क्या होता है? मल्टीपल टेबल्स का यूज करते हैं, तो एक टेबल में एक तरह का डेटा होगा, दूसरी टेबल में दूसरे तरह का डेटा होगा, तो डेटा ऑर्गेनाइज रहता है। डेटा एनालिसिस, डेटा को हम एनालाइज कर सकते हैं, शेयरिंग कर सकते हैं। डेटा रिडंडेंसी कम से कम होती है, यानी कि डेटा की मल्टीपल कॉपीज नहीं होती है, डेटा बहुत ही रिडंडेंट, बहुत कम रहता है, ठीक है। उसके बाद बात करेंगे कंसिस्टेंसी होती है। जब रिडंडेंसी बहुत कम है तो कंसिस्टेंसी बढ़ जाएगी अपने आप। जब कॉपीज नहीं होंगी डेटा की तो कंसिस्टेंट हो जाएगा अपने आप ही मेरा डेटा। एफिशिएंसी बढ़ जाती है, एक्यूरेसी बढ़ जाती है, वैलिडिटी बढ़ जाती है। वैलिडिटी का मतलब क्या है? कि मान लो मैं डेट ऑफ बर्थ स्टोर करना चाह रहा हूं, तो केवल डेट ऑफ बर्थ ही डाल पाऊंगा उस पर्टिकुलर फील्ड में, तो उसमें मैं मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस कुछ नहीं डाल सकता, क्योंकि उसका फॉर्मेट ही मैंने डिसाइड कर दिया डेट ऑफ बर्थ। जैसे आप गूगल फॉर्म फिल करते हो, वहां पे आपसे कोई डेट पूछी गई तो केवल वहां आप डेट ही डाल सकते हो, कुछ और भर ही नहीं सकते। तो इससे क्या है? डेटा का वैलिडेशन हो जाता है। सिक्योरिटी तो है ही, तो आप यूजर आईडी, पासवर्ड या फिर एन्क्रिप्शन का यूज करके डेटा को सिक्योर कर सकते हो। डेटा मॉडल्स की बात करते हैं तो डेटाबेस के कुछ मॉडल्स होते हैं, जैसे कि हायरार्किकल, नेटवर्क, ठीक है। तो ये सारे मॉडल्स हैं। सो जिस मैनर में आप डेटा को स्टोर कर रहे हो उस स्ट्रक्चर को हम डेटा मॉडल बोलते हैं। इसमें कंपोनेंट्स होते हैं जिसकी हेल्प से हम डेटा को डिस्क्राइब करते हैं, डेटा के बीच में रिलेशनशिप को डिस्क्राइब करते हैं, और जो कंस्ट्रेंट हैं डेटा के अंदर उनको हम डिस्क्राइब करते हैं। हैवी हैवी वर्ड से डरो मत, ठीक है। बहुत ही आसान चीजें हैं। वन शॉट अगर आपने देखा होगा तो सब मैंने डिटेल में पढ़ाया था, लेकिन अभी क्योंकि हम रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, मैं ऑलरेडी 2x और 3x से बोल रहा हूँ, तो समझ सकते हो आप। सो हायरार्किकल डेटा मॉडल है, नेटवर्क डेटा मॉडल है और रिलेशनल डेटा मॉडल है। तीन मॉडल हमको पढ़ने हैं।
हायरार्किकल में क्या होता है कि डेटा को हम ट्री लाइक स्ट्रक्चर में सेव करते हैं, यानी कि एक हुआ कोई पॉइंट, उससे रिलेटेड 2-3 चीजें होंगी, फिर उनसे भी रिलेटेड कुछ चीजें होंगी, ठीक है। तो इस तरह से ट्री टाइप बनता है। तो रिकॉर्ड्स के फॉर्म में इसको हम सेव करते हैं। रिकॉर्ड क्या होता है? कलेक्शन ऑफ फील्ड्स एंड इट्स डेटा वैल्यूज। फील्ड्स का मतलब मुझे नहीं लगता कि आपको समझाना पड़ेगा, पूरे चैप्टर में मैंने फील्ड 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 ही पढ़ाया है, लेकिन आगे चल के फील्ड भी पढ़ा दूंगा, चिंता मत करो। चलिए, सारे के सारे रिकॉर्ड एक दूसरे लिंक होते हैं वेरियस लेवल्स पे, ठीक है, और एक हायरार्की बन जाती है। इस तरह से आप एग्जांपल देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं नेटवर्क डेटा मॉडल में। तो इसको हम इन्वर्टेड ट्री भी बोलते हैं, यानी कि उल्टा ट्री। तो यहाँ पे मल्टीपल रिकॉर्ड जो है वो एक सेम मास्टर फाइल से लिंक होते हैं, और इट इज ऑल्सो कंसिडर्ड एज एन इन्वर्टेड ट्री वेयर मास्टर इज प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द ट्री एंड द ब्रांचेस कंटेन इन्फॉर्मेशन लिंक्ड टू द मास्टर। तो ब्रांचेस में मास्टर से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल यहाँ पे देख सकते हो। चलिए आगे बात करते हैं रिलेशनल डेटा मॉडल की। यही हमारा मेन है, इसी को हमें डिटेल में पढ़ना है। तो इसमें क्या होता है, हमारे पास मल्टीपल टेबल्स होती हैं, और उन टेबल्स के बीच में हम रिलेशनशिप्स क्रिएट करते हैं, यानी कि उन टेबल्स को हम आपस में कनेक्ट या फिर लिंक करते हैं यूजिंग अ कॉमन फील्ड दैट इज कॉल्ड प्राइमरी की। क्या बोल दिया भैया आपने? देखो यहाँ पे क्या होता है, हम टेबल्स को आपस में लिंक करते हैं। जैसे कि एक टेबल में मैं अलग डेटा स्टोर करूंगा, दूसरी टेबल में अलग डेटा। एग्जांपल समझते हैं। मेरे पास एक स्कूल का डेटा है, उस स्कूल में मेरे पास एक मेन टेबल है जिसमें बच्चों की मेन डिटेल्स है, जैसे कि उनका नाम, सबसे पहले उनका एडमिशन नंबर होगा, ठीक है, एडमिशन नंबर, फिर उनका नेम, फिर उनका एड्रेस, फिर उनका पेरेंट का मोबाइल नंबर, ठीक है। तो ये सारी चीजें उनके डेटा में है। ये तो हो गए मेरे मेन टेबल या फिर मेरी मास्टर टेबल। उसके बाद मैंने कुछ अलग टेबल्स बनाई हुई हैं जिसमें उन्हें क्लास रिकॉर्ड्स है। तो एक रिकॉर्ड में उनका रिजल्ट वगैरह है, दूसरा टेबल है जिसमें उनकी लाइब्रेरी से इश्यू की हुई बुक्स का रिकॉर्ड है, तीसरी टेबल है जिसमें उन्होंने कैंटीन में क्या कब खाया पिया उसका रिकॉर्ड है। फायदा क्या है? डेटा अच्छे से ऑर्गेनाइज हो रहा है और सारी चीजों को कनेक्शन बन रहा है। अब आप बोलोगे कि यहाँ पे मेन टेबल की जरूरत क्या थी, सभी में अलग अलग यूज कर लेते नाम। लेकिन देखो, क्योंकि यहाँ पे एडमिशन नंबर, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर सब कुछ है, तो मैं इन सारे टेबल्स में नेम वेम कुछ भी यूज नहीं करूंगा, केवल एडमिशन नंबर का यूज करूंगा। एडमिशन नंबर डाला और जो भी काम है, जैसे कि लाइब्रेरी वाली टेबल है, एडमिशन नंबर डालूंगा सीधा, और जो भी बुक इश्यू कराई है उसके बारे में लिख दूंगा। तो ये फायदा होता है रिलेशनल डेटा मॉडल का। तो इसमें क्या है, केवल आप उस पर्टिकुलर फील्ड को यूज करते हो उस टेबल में जिसकी जरूरत है, क्योंकि एडमिशन नंबर हर एक बच्चे का यूनिक होता है, कभी भी रिपीट नहीं होगा। तो एडमिशन नंबर से आप किसी भी बच्चे को आइडेंटिफाई कर सकते हो कि हाँ, ये वो बंदा है। समझ में आ गया ना? तो ये आपका रिलेशनल मॉडल होता है, ठीक है। अगर आप पहली बार इस वीडियो को देख रहे हो तो आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आपको ये चैप्टर पहले से पढ़ा हुआ होना चाहिए। वन शॉट वीडियो अभी भी अपलोडेड है। मुझे पता है कल एग्जाम है इसलिए आप इस वीडियो को अब देखने आए हो, लेकिन अभी भी आपने वन शॉट नहीं देखा है ना, केवल 2 घंटे का वन शॉट है, 2x पे देख के आ जाओ फटाफट, ठीक है। 1 घंटे में देख के आ सकते हो उसको। कुछ तो दिमाग में आएगा, कुछ तो, क्योंकि बहुत डिटेल में समझाया मैंने आपको एक एक चीज, शुरू से बेस बना के चलाया। टाइम नहीं है भाई, चलो। हाँ, तो रिलेशनल डेटा मॉडल क्या होता है? ये प्रिंसिपल ऑफ सेटिंग रिलेशनशिप पे डिपेंड होता है, और यहाँ पे एक या एक से ज्यादा टेबल होती हैं, यानी कि 2 या 2 से ज्यादा टेबल होती हैं। इसको 1970 में ईएफ कॉड के द्वारा प्रपोज किया गया था, और ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ डेटाबेस मॉडल है। यहाँ पे डिफरेंट टेबल्स में डिफरेंट डेटा एलिमेंट्स को स्टोर करते हैं इन फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स, और उनको हम कॉमन फील्ड्स की हेल्प से कनेक्ट करते हैं। क्योंकि यहाँ पे देखो, हमारा कॉमन फील्ड क्या था? एडमिशन नंबर। चलो, रिलेशनशिप क्रिएट करते हैं बिटवीन टेबल्स बेस्ड ऑन कॉमन फील्ड, दैट इज व्हाई द मॉडल इज टर्म्ड एज रिलेशनल डेटाबेस मॉडल। आगे बात करते हैं एंटिटी की। तो जैसे भी ऑब्जेक्ट के बारे में हम इंफॉर्मेशन को स्टोर कर रहे हैं उसको हम एंटिटी बोलेंगे। जैसे हम अभी यहाँ पे स्टूडेंट्स के बारे में डेटा को स्टोर कर रहे थे, तो स्टूडेंट हमारी एंटिटी हो गई। सो लाइक स्टूडेंट इन अ स्कूल। आगे बात करते हैं टेबल के बारे में। तो रोज और कॉलम्स का जो कलेक्शन होता है उसको हम टेबल बोलते हैं, और इसमें हम लॉजिकली रिलेटेड रिकॉर्ड्स को सेव करते हैं। फील्ड या फिर कॉलम या फिर एट्रीब्यूट क्या होता है? जो हमारी टेबल में डेटा को स्टोर करने के लिए यूज होते हैं। जैसे कि मैंने यहाँ पे रोल नंबर रखा, नेम रखा, क्लास रखी, सेक्शन रखा। तो ये क्या है? ये मेरे फील्ड्स हैं। इनके लिए फिर मैं रिकॉर्ड्स तैयार करूंगा। रिकॉर्ड्स भी अभी साथ के साथ समझा रहा हूँ, दोबारा नहीं समझाऊंगा। देखो, तो मैंने रोल नंबर 1 डाला, नेम मैंने एबीसी डाल दिया, क्लास मैंने उसकी डाल दी 10th, सेक्शन डाल दिया मैंने बी। तो 10th बी का एबीसी नाम का बंदा है, रोल नंबर 1 है। ये पूरा एक रिकॉर्ड तैयार हो गया, ठीक है। और इसके फील्ड्स क्या क्या थे? रोल नंबर फील्ड है, नेम फील्ड है, क्लास फील्ड है। यानी कि सारे के सारे फील्ड्स को मैं एक पर्टिकुलर बंदे के लिए जब फिल कर देता हूं तो उसको मैं रिकॉर्ड बोलता हूं। ये मेरा रिकॉर्ड हो गया, ठीक है, ठीक है। और किसी भी एक रिकॉर्ड का कि कोई भी एक पर्टिकुलर वैल्यू फील्ड होती है। जैसे कि ये 1 क्या है? रोल नंबर। रोल नंबर क्या है? फील्ड। एबीसी क्या है? नेम। नेम क्या है? फील्ड। ठीक है। तो हर एक रिकॉर्ड के लिए फील्ड जरूरी है और हर एक फील्ड के लिए रिकॉर्ड जरूरी है।
तो जो हमारे कॉलम्स होते हैं उनको हम फील्ड बोलते हैं, और जो हमारी रोज होती हैं उनको हम रिकॉर्ड्स बोलते हैं। ठीक है, सो फील्ड क्या है? स्मॉलेस्ट एंटिटी है डेटाबेस के अंदर, और इसमें रिकॉर्ड को बनाने के लिए हम फील्ड्स का यूज करते हैं। कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड्स मेक अ टेबल। तो देखो, कलेक्शन ऑफ फील्ड से रिकॉर्ड बनता है, और कलेक्शन ऑफ रिकॉर्ड से टेबल बनती है, और कलेक्शन ऑफ टेबल से डेटाबेस बनता है। ये फिल इन द ब्लैंक्स में आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, बोलोगे फिल इन द ब्लैंक्स तो आते नहीं, अरे आते हैं। देखना क्या होता है ना, जो एमसीक्यूज आपको असेंबली पेपर में दिए हुए हैं ना 24 नंबर के, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स भी आएंगे, ट्रू फॉल्स भी आएंगे। ऐसा होता है, हर बार होता है। इस बार हो या ना हो गारंटी नहीं है, लेकिन हर बार होता है। चलिए, fields are individual record characteristics and are represented as columns in a table। तो फील्ड को टेबल में हम कॉलम की तरह प्रेजेंट करते हैं। तो जो हमारे डेटाबेस में डेटा वैल्यूज को डालते हैं ना, वो फील्ड्स में स्टोर होती हैं। आगे बात करते हैं डेटा वैल्यूज की। तो वैल्यूज क्या होती हैं? जो हम टेबल में डेटा को डाल रहे हैं उसको डेटा वैल्यूज कहते हैं। जैसे कि नेम डाल दिया मैंने अभिनव बिंद्रा, एज मैंने डाल दी 26, और स्पोर्ट डाल दिया शूटिंग। ये सारी चीजें क्या है? डेटा की वैल्यूज हैं। रिकॉर्ड क्या होता है? किसी भी एक पर्सन या ऑब्जेक्ट से रिलेटेड सारे फील्ड्स को जब हम फिल कर देते हैं तो उसको रिकॉर्ड बोलते हैं। ये रो की फॉर्म में प्रेजेंट होता है। रिकॉर्ड होल्ड्स द डेटा वैल्यूज ऑफ ऑल द फील्ड्स फॉर अ सिंगल पर्सन। चलिए, प्राइमरी की बात करते हैं। तो जो फील्ड यूनिकली आइडेंटिफाई करता है किसी भी रिकॉर्ड को, जैसे कि रोल नंबर है हमारा, रोल नंबर क्लास में हर एक बच्चे का अलग होगा, तो हम किसी भी रिकॉर्ड को पर्टिकुलरली आइडेंटिफाई करने के लिए रोल नंबर का यूज कर सकते हैं। तो उस फील्ड को हम प्राइमरी की बोलते हैं। ठीक है, जिससे हम किसी भी रिकॉर्ड को आइडेंटिफाई करते हैं। So primary key is a field that uniquely identifies a row in a table. The key identifier can be a value of single column or of multiple columns। तो जरूरी नहीं कि एक ही कॉलम में हो प्राइमरी की, हम कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं। जैसे कि नेम और रोल नंबर और नेम को मिला के जो कॉम्बिनेशन बना, मैंने इसको प्राइमरी की ले लिया। तो इट कैन बी अ सिंगल फील्ड और अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू फील्ड्स। ठीक है, सो कॉलम और कॉम्बिनेशन ऑफ कॉलम्स दैट फॉर्म्स अ प्राइमरी की हैव यूनिक वैल्यूज। तो इनकी यूनिक वैल्यूज होती है। चलिए, सो कंपोजिट क्या होती है? जब एक से ज्यादा प्राइमरी की होती है उसको हम कंपोजिट की बोलते हैं। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड कंपोजिट की, जैसे कि रोल नंबर और नेम का कॉम्बिनेशन। नेक्स्ट बात करेंगे फॉरेन की। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल बताया था कि मेन टेबल में मैंने सारी चीजें ले रखी थी, और लाइब्रेरी वाली टेबल हो गई, कैंटीन वाली टेबल हो गई, फीस वाली टेबल हो गई, क्लास वाली टेबल हो गई, उसमें मैंने केवल एडमिशन नंबर को लिया था। तो जब हम दूसरी छोटी मोटी टेबल्स में प्राइमरी की का यूज करते हैं उसको हम फॉरेन की बोलते हैं। ठीक है, तो फील्ड और कॉम्बिनेशन फील्ड्स ऑफ वन टेबल कैन बी यूज्ड टू यूनिकली आइडेंटिफाई रिकॉर्ड्स ऑफ अनदर टेबल, देन दैट पर्टिकुलर फील्ड इज नोन एज फॉरेन की। ठीक है, तो इससे क्या है? फॉरेन की हेल्प से ही हम दो टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप को क्रिएट करते हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट की। तो वो कीज, वो फील्ड्स जो प्राइमरी की बन सकते थे उनको हम बोलते हैं कैंडिडेट की। सो ऑल फील्ड वैल्यूज दैट आर एलिजिबल टू बी प्राइमरी की, जैसे कि रोल नंबर और एडमिशन नंबर दोनों को ही हम प्राइमरी की बना सकते थे, लेकिन बनेगा तो एक ही ना। ठीक है, तो सारे के सारे फील्ड्स जिनको हम प्राइमरी की बना सकते हैं वो कैंडिडेट की होते हैं, और जिनको बना दिया और जो छूट गए, जो छूटे हुए फील्ड्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? ऑल्टरनेट की। ये भी याद रखना। मान लो मेरे पास 4 फील्ड थे जिनको प्राइमरी की बनाया जा सकता था, जो कि यूनिक थे। उनमें से मैंने एक को प्राइमरी की बना दिया। ठीक है, बाकी 3 बचे हुए क्या हुए? 3 हुए ऑल्टरनेट की। अच्छा, ये जो 4 थे ये क्या हुए? ये कैंडिडेट की हो गए। सो सच फील्ड्स कैन नेदर बी लेफ्ट ब्लैंक नॉर हैव डुप्लीकेट वैल्यूज। तो इन फील्ड्स को ना तो हम खाली छोड़ सकते हैं, ना इनमें डुप्लीकेट वैल्यूज ला सकते हैं, जैसे कि एडमिशन नंबर और रोल नंबर। आगे बात करेंगे ऑल्टरनेट की। मैंने आपको बता दिया है कि जिनको प्राइमरी की नहीं बनाया गया, अदर्स आर ऑल्टरनेट की। जैसे कि अगर रोल नंबर को प्राइमरी की बना दिया तो एडमिशन नंबर मेरा ऑल्टरनेट की है। आगे बात करेंगे डेटा टाइप्स के बारे में। तो किस टाइप का डेटा हम अपने डेटाबेस में स्टोर करने जा रहे हैं उसको डेटा टाइप बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं रोल नंबर स्टोर कर रहा हूं तो उसके अंदर मुझे न्यूमेरिक वैल्यू चाहिए, तो न्यूमेरिक डेटा टाइप का यूज करूंगा। अगर मैं नेम यूज करने जा रहा हूं तो उसके लिए मुझे अल्फा न्यूमेरिक वैल्यू डालनी पड़ेगी, या फिर टेक्स्ट डेटा टाइप मुझे चाहिए होगा। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक एक्चुअली मैं ईमेल के लिए यूज करूंगा। ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें समझ में आनी चाहिए। डेटा टाइप की डेफिनेशन समझ लेते हैं। तो डेटा टाइप रेफर्स टू द टाइप ऑफ डेटा दैट वी विल स्टोर इन द पर्टिकुलर फील्ड। तो द मेमोरी साइज ऑफ फील्ड वेरीज अकॉर्डिंग टू द डेटा टाइप। तो डेटा टाइप के अकॉर्डिंग ही फील्ड का साइज घटता बढ़ता है। ठीक है, सो द नेचर ऑफ डेटा टू बी एंटर्ड फॉर वेरियस फील्ड्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स। जैसे कि टेक्स्ट हो गया, टेक्स्ट में हम क्या स्टोर करेंगे? नेम स्टोर करते हैं, एज को नंबर में स्टोर करते हैं, फीस को डेसिमल नंबर में, डेट ऑफ बर्थ को डेट फॉर्मेट में। चलिए, तो टेक्स्ट के बारे में बात कर लेते हैं। तो इसमें लेटर, नंबर और स्पेशल कैरेक्टर्स का हम यूज करते हैं, और इसमें आप कोई भी अरिथमेटिक कैलकुलेशन नहीं कर सकते हो। एग्जाम्पल है पैन कार्ड नंबर, नेम और मार्क्स। ये मैंने आपको पढ़ाए थे कि मेमो, टेक्स्ट, फिक्स और टेक्स्ट आपके 3 तरह के होते हैं। ठीक है, तो
इनके बारे में आपको डीप में पढ़ाया हुआ है ऑलरेडी, फिलहाल आप नाम पढ़ लीजिए बस। आगे बात करते हैं न्यूमेरिक के बारे में। तो इसमें आप नंबर्स को स्टोर करते हो, तो आप इंटीजर, रियल नंबर जो भी स्टोर करना चाहो कर सकते हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, पॉइंट वाले सब कुछ। साइंड का मतलब होता है कि आप उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपका नंबर साइंड है, ठीक है, यस यस, ये सारे के सारे साइंड, तो इनमें आप पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों तरह की वैल्यूज स्टोर कर सकते हो, ठीक है। और अनसाइंड में क्या होता है, जैसे ये साइंड पे नो हुआ है तो इस पे केवल आप पॉजिटिव या फिर जीरो ऐड कर सकते हो, नेगेटिव नंबर आप इसमें नहीं लगा सकते, ठीक है। इसकी रेंज याद रखना, टाइनी इंटीजर की जो रेंज है टिनी INT की, ये 0 से 255 है, ये आ सकता है एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। करेंसी डेटा टाइप, तो इसमें आप किसी भी कंट्री की करेंसी ऐड कर सकते हो, जैसे कि इंडियन रुपी हो गया, यूरो हो गया, डॉलर हो गया। नेक्स्ट डेट, तो इसमें आप डेट फॉर्मेट्स को यूज कर सकते हो और टाइम भी आप इसमें सेव कर सकते हो। चलिए, तो यहाँ पे डेट, टाइम और टाइप स्टैम्प तीन नाम ये होते हैं, तीन टाइप होते हैं। तो डेट में केवल ईयर, मंथ और डे स्टोर करते हैं, टाइम में हम टाइम, आवर, मिनट और सेकंड में स्टोर करते हैं, और टाइम स्टैम्प में डेट और टाइम दोनों को हम स्टोर करते हैं। बुलियन में हम यस और नो वाली वैल्यूज को लेते हैं, जैसे कि कोई यस और नो का क्वेश्चन है, क्या है, मान लो मैंने कोई क्वेश्चन पूछा, इज इट संडे टुडे, तो अगर संडे है तो यस है, नहीं है तो नो है, तो इसके लिए हम बुलियन डेटा टाइप का यूज करते हैं। जैसे प्राइम नंबर का हमें कोई फंक्शन बनाना है, तो प्राइम का जो फंक्शन है, फंक्शन वगैरह नेम थोड़ा आपके लिए वो हो रहे होंगे हैवी, लेकिन चिंता मत करो, बस लाइटली लो। मगर ये समझो कि मुझे प्राइम नंबर चेक करना है, तो या तो प्राइम नंबर होगा या नहीं होगा, यस और नो होगा ना, तो उसके लिए हम बुलियन का यूज करते हैं। सो इसमें दो वैल्यू होती हैं, तो ट्रू या फॉल्स। सो यस, नो, ट्रू, फॉल्स, ऑन ऑफ के लिए हम इसका यूज करते हैं। बाइनरी की बात करें तो अगर हमें कोई फाइल स्टोर करनी है, जैसे कि डिजिटलाइज्ड इमेजेस या फिर साउंड्स, तो उसके लिए हम बाइनरी का यूज करते हैं। तो जो हमारी ये फाइल्स होती हैं ना, ये 0 और 1 की स्ट्रिंग्स में सेव होती हैं, ठीक है। अब स्ट्रिंग क्या होता है, स्ट्रिंग भी एक डेटा टाइप होता है, तो आप इतना इसको घुसे नहीं इस चीज में, आप बस ये समझे कि बाइनरी में हम इमेज और साउंड को स्टोर करते हैं, जो कि 0 और 1 की लंबी लंबी स्ट्रिंग्स होती हैं। इट इज पॉसिबल टू स्टोर फोटोज ऑफ द प्रोडक्ट्स और एम्प्लॉइज, और साउंड स्निपेट्स और वॉइस मैसेजेस इन द फॉर्म ऑफ बाइनरी डेटा टाइप। चलिए अब बात करते हैं टेबल हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो टेबल क्रिएट करने के दो तरीके होते हैं, विजार्ड और डिजाइन व्यू, ठीक है। और हम कमांड्स की हेल्प से भी करते थे, लेकिन सिलेबस में कमांड वगैरह हमारे में इस बार बिल्कुल भी नहीं है। तो तो जब हम टेबल क्रिएट करते हैं ना डिजाइन व्यू में, तो कुछ ऑप्शंस हमारे पास होते हैं, जैसे कि फील्ड नेम, फील्ड टाइप, डिस्क्रिप्शन। तो इनके बारे में थोड़ी बात कर लेते हैं। फील्ड नेम क्या होता है, नेम ऑफ द फील्ड, जैसे कि रोल नंबर, नेम, एड्रेस। फील्ड टाइप क्या होता है, डेटा टाइप होता है फील्ड का। डिस्क्रिप्शन क्या होता है, हम उसमें लिख सकते हैं कि आपको किस टाइप का फील्ड चाहिए, मतलब आपको क्या डेटा डलवाना है। फॉर एग्जांपल डेट का मेरा फील्ड है, तो मैं लिख सकता हूँ कि आप इसमें डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए, तो इस तरह से डिस्क्रिप्शन भी लिख सकता हूँ मैं फील्ड का अपने टेबल के अंदर, ठीक है। अगर आप चाहो तो लिख दो फील्ड डिस्क्रिप्शन, नहीं चाहो तो मत लिखो। फील्ड प्रॉपर्टीज पेन होता है बिल्कुल बॉटम पे, आपका जो डिजाइन व्यू से जब आप टेबल बनाते हो, तो ऊपर तो फील्ड नेम, फील्ड टाइप और डिस्क्रिप्शन होते हैं, फिर नीचे आपकी फील्ड प्रॉपर्टीज होती हैं। तो उन प्रॉपर्टीज को आप डिसाइड कर सकते हो, जैसे कि फील्ड की लेंथ हो गई, ठीक है। एंट्री रिक्वायर्ड कंपलसरी है कि नहीं है, फील्ड जैसे कि रोल नंबर है, रोल नंबर आपको फिल करना कंपलसरी है, तो आप उसमें एंट्री कंपलसरी वाले ऑप्शन पे यस कर दोगे। तो ये सारी चीजें होती हैं। तो अगर आपको टेबल के अंदर डेटा को इंसर्ट करना है, तो वो कैसे करोगे, तो आपको टेबल पे डबल क्लिक करना है और टेबल ओपन हो जाएगी, या फिर राइट क्लिक करके ओपन कर सकते हो। डेटा शीट व्यू में टेबल ओपन होती है, वहां पे आपको जो भी डेटा डालना है वो आप डाल सकते हो। टैब का बटन दबाओगे, आप अगले अगले फील्ड पे, अगले रिकॉर्ड पे पहुंचते जाओगे, और इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं डेटा एंट्री। चलिए सॉर्टिंग की बात करते हैं। तो हमारी टेबल के ऊपर डेटा शीट व्यू में सॉर्टिंग्स के बटन्स अवेलेबल होते हैं, जिनसे आप असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में डेटा को सॉर्ट कर सकते हो, ठीक है। इसी को हम सॉर्टिंग बोलते हैं। सो किसी फील्ड को आप सेलेक्ट कर लीजिए, और वहां पे सॉर्टिंग के बटन अवेलेबल होते हैं, जैसे आइकन्स अवेलेबल होते हैं असेंडिंग और डिसेंडिंग के, आप कर सकते हो आराम से सॉर्टिंग। चलिए रिलेशनशिप्स की बात करते हैं। तो जो हम टेबल्स को लिंक करते हैं उसको रिलेशनशिप कहते हैं। सो रिलेशनशिप के लिए क्या रिक्वायरमेंट है, वो है कॉमन फील्ड। कॉमन फील्ड जैसे कि एडमिशन, रोल नंबर, ये सब। तीन तरह की रिलेशनशिप होती है, वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। वन टू वन में क्या होता है कि एक रिकॉर्ड का दूसरी टेबल में एक ही रिकॉर्ड अवेलेबल होता है। जैसे कि मान लीजिए आप किसी स्टेडियम में मैच देखने जा रहे हो, तो आपके पास केवल एक ही टिकट तो हो सकती है, तो इसके लिए हम वन टू वन रिलेशनशिप्स का यूज करते हैं। सो मास्टर टेबल में जो एक स्पेसिफिक रिकॉर्ड है, उसका एक ही करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड होगा ट्रांजेक्शन टेबल के अंदर, ठीक है। अब मास्टर और ट्रांजेक्शन क्या है, जो मेरी मेन टेबल है ना, उसको मैं अब से मास्टर टेबल बोलूंगा, और जो मेरी दूसरी सारी की सारी टेबल्स है उसको मैं ट्रांजेक्शन टेबल बोलूंगा, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल यहाँ पे लिखा हुआ है, वो स्टेडियम वाला।
आगे बढ़ते हैं। वन टू मैनी रिलेशनशिप में क्या होता है, एक रिकॉर्ड के मल्टीपल रिकॉर्ड्स प्रेजेंट हो सकते हैं दूसरी टेबल में। फॉर एग्जांपल आपकी मेन टेबल है जिसमें आपका रोल नंबर, नेम ये सब लिखा हुआ है, तो आपकी जो ट्रांजैक्शन टेबल है जैसे कि आपकी लाइब्रेरी वाली टेबल, अब लाइब्रेरी आप कई बार गए और कई बार बुक्स लेके आए, तो आपका रोल नंबर वहां पे बार बार छपेगा ना, जितनी बार आप लाइब्रेरी जाओगे आपका रोल नंबर उसमें इतनी बार छपेगा। तो एक वैल्यू जो मेन टेबल में प्रेजेंट है उसके करस्पॉन्डिंग बहुत सारी वैल्यूज आपकी प्रेजेंट है दूसरी टेबल में, तो ये होती है वन टू मैनी रिलेशनशिप। तो ये मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ रिलेशनशिप है। तो इसमें क्या होता है, वन स्पेसिफिक रिकॉर्ड ऑफ मास्टर टेबल हैज मोर देन वन करस्पॉन्डिंग रिकॉर्ड इन द ट्रांजैक्शन टेबल। ठीक है, एग्जांपल है एक टीचर जो है वो मल्टीपल सब्जेक्ट्स पढ़ाता है, सॉरी मल्टीपल स्टूडेंट्स को पढ़ाता है या फिर मल्टीपल क्लासेस को पढ़ाता है, या फिर एक और एग्जांपल है कि एक पर्सन जो है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स को बेचता है। सो हम कह सकते हैं कि वन टू मैनी रिलेशनशिप बिटवीन अ टीचर एंड अ क्लास या फिर टीचर एंड अ स्टूडेंट इज वन टू मैनी रिलेशनशिप। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मैनी टू मैनी में क्या होता है कि मास्टर टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड करेस्पॉन्डिंग ट्रांजैक्शन टेबल के बहुत सारे रिकॉर्ड से कनेक्टेड होते हैं। सो दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज सेट व्हेन सर्टेन रिकॉर्ड्स हैव टू बी सेव्ड मोर देन वंस इन बोथ द टेबल्स। तो अगर कुछ रिकॉर्ड्स को आप दोनों टेबल्स में ही एक से ज्यादा बार सेव करना चाहते हो तो आप मैनी टू का यूज करते हो। एग्जाम्पल दिया हुआ है कि एक टीचर के पास अगर मल्टीपल रेस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, जैसे क्लास टीचर भी है, एक्टिविटी इंचार्ज भी है, एग्जामिनेशन इंचार्ज भी है, तो हर एक एक्टिविटी के लिए उसके पास अलग अलग सेट ऑफ स्टूडेंट्स होंगे। तो ये होगी आपकी मैनी टू मैनी रिलेशनशिप। एक और एग्जाम्पल है, एक शॉपकीपर जो है वो डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेचता है डिफरेंट डिफरेंट कस्टमर्स को। एडवांटेजेस क्या है रिलेशनशिप के, डेटा रिडंडेंसी को कम करता है, डेटा को डिलीट होने से बचाता है जो कि रेफरेंशियल इंटीग्रिटी हम बोलते हैं। टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप क्रिएट करने से क्या होता है कि इनवैलिड डेटा आप नहीं डाल सकते हो रेफरेंस टेबल्स में। उसके बाद किसी भी डेटा को आप अपडेट नहीं कर सकते हो मास्टर टेबल में, या फिर अगर अपडेट करोगे भी तो वो तुरंत की तुरंत ट्रांजैक्शन टेबल में रिफ्लेक्ट हो जाएंगे चेंजेस। तो टूल्स मेनू पे जाकर रिलेशनशिप पे क्रिएट करके आप रिलेशनशिप को क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, तो टूल्स में जाकर रिलेशनशिप पे क्लिक करोगे, रिलेशनशिप क्रिएट हो जाएगी। कैसे होगी, वहां पे सबसे पहले ऐड टेबल डायलॉग बॉक्स खुलेगा, वहां से आपको दोनों टेबल्स को ऐड करना है। उसके बाद कॉमन फील्ड का यूज करेंगे, मेन टेबल से प्राइमरी की को ड्रैग करके दूसरी टेबल में फॉरेन की पे जाके ड्रॉप कर देंगे। वहां पे एक लाइन भी बन के आती है जो लाइन शो करती है कि हमारी रिलेशनशिप क्रिएट हो चुकी है। जो आपकी मेन टेबल है वहां पे 1 लिखा आएगा, जो आपकी दूसरी टेबल है वहां पे n लिखा आएगा। इसका मतलब है कि आपकी वन टू मैनी रिलेशनशिप बन चुकी है। चलिए आगे बात करते हैं रेफरेंशियल इंटीग्रिटी के बारे में। रेफरेंशियल इंटीग्रिटी में क्या होता है, इसके अकॉर्डिंग नो अनमैच्ड फॉरेन की वैल्यूज शुड एग्जिस्ट इन द डेटाबेस। तो मान लीजिए मेरी कोई मेन टेबल है जहां पे रोल नंबर 1 2 3 प्रेजेंट है बस, तो आप लाइब्रेरी वाली टेबल यानी कि जो ट्रांजैक्शन टेबल है कोई भी दूसरी टेबल, वहां पे आप रोल नंबर 4 का रिकॉर्ड सेव नहीं कर सकते। क्यों, क्योंकि वो आपकी मेन टेबल में प्रेजेंट ही नहीं है। तो कोई भी अनमैच्ड रिकॉर्ड आप वहां पे नहीं सेव कर सकते। उसके बाद कुछ चीजें हैं जिनको होने से बचा लेती है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जैसे कि एडिंग रिकॉर्ड्स टू अ रिलेटेड टेबल इफ देयर इज नो रिकॉर्ड अवेलेबल, बता दिया मैंने आपको। चेंजिंग वैल्यूज इन प्राइमरी इफ एनी डिपेंडेंट रिकॉर्ड आर प्रेजेंट। तो मान लीजिए किसी डिपेंडेंट टेबल में कोई रिकॉर्ड प्रेजेंट है, तो उसको हम मॉडिफाई जब करेंगे अपनी प्राइमरी टेबल में, तो वहां पे भी रेफरेंशियल इंटीग्रिटी का रोल होता है। प्राइमरी की टेबल से आप कोई भी रिकॉर्ड को डिलीट नहीं कर सकते, क्योंकि आपकी ट्रांजैक्शन टेबल में या फिर एसोसिएटेड टेबल में पहले से ही उससे संबंधित कुछ रिकॉर्ड्स अवेलेबल हैं। तो अगर आप उनको डिलीट करोगे तो क्या होगा वो हम समझेंगे अगली स्लाइड पे। तो 4 ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होते हैं, जैसे कि नो एक्शन, अपडेट, कैस्केड, सेट एक्शन और सेट डिफॉल्ट। नो एक्शन में क्या होता है, डिफॉल्ट होता है, इसमें यूजर कुछ भी नहीं कर सकता, यानी कि मास्टर टेबल में ना तो डेटा को अपडेट कर सकता है ना डिलीट कर सकता है जब तक उससे संबंधित कोई डेटा हमारी ट्रांजैक्शन टेबल में है। अपडेट कैस्केड में क्या होता है, अगर आप डेटा को अपडेट करोगे ना मास्टर टेबल में, तो वो आपका दूसरी टेबल में भी अपडेट हो जाएगा, या फिर डिलीट करोगे तो वहां से भी डिलीट हो जाएगा। सेट नल में क्या होता है कि अगर आप डिलीट कर देते हो या फिर अपडेट कर देते हो तो दूसरी टेबल में उसकी नल वैल्यू आ जाएगी। डिफॉल्ट में क्या है, अगर आप उसको अपडेट या फिर डिलीट करते हो तो उसमें एक डिफॉल्ट वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, चलिए अब क्वेरीज की बात करते हैं। क्वेरी क्या होता है, क्वेरी की हेल्प से हम डेटा को रिट्रीव या डिस्प्ले कर सकते हैं एक या एक से ज्यादा टेबल्स से अपने डेटाबेस में। यानी कि हम एक सर्च क्राइटेरिया प्रोवाइड करते हैं क्वेरी को कि भाई मुझे ये डेटा चाहिए, यानी कि एग्जांपल लेते हैं कि मुझे उन स्टूडेंट्स की डिटेल चाहिए जिनके मार्क्स 50 से ज्यादा हैं एग्जाम में। तो मैंने एक कंडीशन लगा दी कि मार्क्स 50 से ज्यादा होनी चाहिए, तो मुझे उसके अकॉर्डिंग वो इन्फॉर्मेशन, एग्जैक्ट इन्फॉर्मेशन निकाल के दे देगा। So using a query, we can specify the fields that we want to display and the action and the criterion based on which the records are filtered। तो हम क्राइटेरिया देते हैं कि इस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग ही रिकॉर्ड्स को फिल्टर करना है।
सो सिंगल टेबल से भी ले सकते हैं और मल्टीपल टेबल से भी ले सकते हैं। और जो रिजल्ट है क्वेरी का वो टेबुलर फॉर्म में यानी कि टेबल की फॉर्म में ही आता है, रो और कॉलम्स की फॉर्म में। चलिए क्वेरी को हम क्रिएट कैसे करते हैं, तो तीन तरीके होते हैं, विजार्ड, डिजाइन व्यू और सीक्वल व्यू। सीक्वल व्यू में कमांड्स आती हैं, ठीक है, जो कि हमारे सिलेबस से इस बार हट चुकी हैं, यानी कि 2025 18 मार्च 2025 को जो एग्जाम है उसमें सीक्वल व्यू या फिर सीक्वल कमांड्स नहीं आएंगी, नहीं आएंगी, नहीं आएंगी। चलिए विजार्ड और डिजाइन व्यू हमें यहाँ पे पढ़ना था और वो हमने आपको वन शॉट में पढ़ा दिया था डीप में। चलिए फॉर्म के बारे में बात करते हैं। तो फॉर्म डेटाबेस का एक ऑब्जेक्ट है जो कि एक यूजर फ्रेंडली इंटरफेस होता है, जिससे हम अपने डेटाबेस में किसी भी टाइप के डेटा को एंटर कर सकते हैं, देख सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं। ये एक अट्रैक्टिव और इजी टू रीड फॉर्मेट भी होता है। अच्छा, ये हमारे लिए फ्रंट एंड होता है डेटा एंट्री के लिए या फिर डेटा मॉडिफिकेशन के लिए। और ये जो लेआउट है फॉर्म का वो भी हम खुद डिजाइन करते हैं कि फॉर्म दिखने में कैसा होगा। दो तरीके होते हैं फॉर्म बनाने के, विजार्ड और डिजाइन व्यू। चलिए सो फॉर्म में क्या होता है, फील्ड कंट्रोल्स होते हैं जो कि प्रेजेंटेबल और यूजर फ्रेंडली मैनर में होते हैं, और हर एक फील्ड कंट्रोल में एक लेबल होता है और फील्ड वैल्यू होती है। यानी कि जैसे कि लेबल हो गया नेम, और एक डब्बा होगा वहां पे टेक्स्ट बॉक्स जिसमें आप नेम की वैल्यू डाल सकते हो, जैसे कि मैंने नेम डाल दिया। तो ये जैसे ही मैं नेम डालूंगा ना, ये टेबल में जाके अपडेट हो जाएगा। A label is a piece of text that specifies the data that should be entered in the field। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, अ फील्ड वैल्यू टेक्स्ट बॉक्स इज लिंक टू द रेस्पेक्टिव। जो जो मैंने अभी बताया कि जो डब्बा होता है वो किसी ना किसी फील्ड से लिंक होता है टेबल में, और यहाँ पे क्या कर सकते हैं, वी में एड ऑल और सेलेक्टेड फील्ड्स फ्रॉम द टेबल। तो टेबल से आपको जो जो फील्ड्स चाहिए वो आप अपने फॉर्म में लगा सकते हो। फील्ड कंट्रोल के साथ साथ इट में कंटेन सम एडिशनल टेक्स्ट लाइक टाइटल, हेडिंग, नेम, ग्राफिक, लोगो, लिस्ट बॉक्स, रेडियो बटन। तो फॉर्म के अंदर और भी चीजें हो सकती हैं, जैसे कि नाम हो गया कंपनी का, टाइटल, हेडिंग, ये सब। फॉर्म डिजाइन विंडो की बात करते हैं। तो जब हम फॉर्म डिजाइन विंडो को ओपन करते हैं तो लेफ्ट में एक फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार होता है, ठीक है, और बॉटम पे रिकॉर्ड टूल बार होता है। तो फॉर्म्स कंट्रोल टूल बार है ना, उसमें बहुत सारे टूल्स होते हैं, बहुत सारे कंट्रोल्स होते हैं जिनको हम फॉर्म में ऐड कर सकते हैं। चलिए रिकॉर्ड्स टूल बार में क्या होता है, नेविगेशन कंट्रोल बटन्स होते हैं जिनकी हेल्प से हम रिकॉर्ड्स में ट्रेवर्स ट्रेवर्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह मूव करना, तो हम रिकॉर्ड्स में नेविगेट कर सकते हैं, पहले रिकॉर्ड से दूसरे रिकॉर्ड पे जाना, तीसरे पे जाना। तो हम वो कहाँ से करते हैं, नेविगेशन कंट्रोल बटन्स की हेल्प से। एज वी मूव फ्रॉम वन रिकॉर्ड टू अनदर द रिकॉर्ड नंबर इन द रिकॉर्ड टेक्स्ट बुक चेंजेस। तो वहां पे लिखा भी होता है रिकॉर्ड 1 of 10। जैसे ही आप आगे मूव करोगे ना, तो यहाँ पे 1 की जगह 2 आ जाएगा, फिर उसकी जगह 3 आ जाएगा। तो इस तरह से रिकॉर्ड वहाँ पे नंबर भी चेंज होता रहता है। मॉडिफाइंग का फॉर्म, तो अगर आपको फॉर्म को मॉडिफाई करना है, जैसे बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, तो आपको फॉर्म पे राइट क्लिक करना है और वहाँ पे एडिट का ऑप्शन अवेलेबल है। एडिट पे क्लिक करोगे तो एक फॉर्म डिजाइन वीडियो ओपन होता है। उसमें अगर आपको बैकग्राउंड कलर चेंज करना है तो आपको फॉर्म पे राइट क्लिक करके पेज स्टाइल ऑप्शन पे क्लिक करना है, और वहाँ पे पेज स्टाइल डायलॉग बॉक्स खुलता है जहाँ पे आप एरिया टैब पे क्लिक करके डिसाइड कलर चूज कर लोगे। ओके पर क्लिक करोगे, आपका फॉर्म का बैकग्राउंड कलर चेंज हो जाएगा। अगर आपको लेबल्स को एडिट करना है तो माउस पॉइंटर को लेकर आइए उस लेवल पे जिसको आपको चेंज करना है। जैसे कि आपका नेम लिखा हुआ है फॉर्म में, आप चाहते हो कि नेम की जगह स्टूडेंट नेम लिख के आए, तो उसके लिए आप क्या करोगे, माउस का पॉइंटर लेके आओगे, उस पर कंट्रोल के साथ क्लिक करोगे, कंट्रोल बटन दबा के रखोगे, फिर उस पर क्लिक करोगे, देन राइट क्लिक करोगे और वहां पे कंट्रोल प्रॉपर्टीज का ऑप्शन होता है, वहां पे जाओगे। उसके अंदर लेबल फील्ड, सॉरी प्रॉपर्टीज लेबल फील्ड डायलॉग बॉक्स वहां पे खुलता है, जिसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज होती हैं। तो वहां पे आप जो टेक्स्ट बॉक्स है लेबल प्रॉपर्टी का, वहां पे नया कैप्शन डाल सकते हो, और आपका जो लेबल है वो एडिट हो जाएगा। आप वहां पे और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकते हो, जैसे कि विड्थ, हाइट, अलाइनमेंट, फॉन्ट स्टाइल और फॉन्ट साइज। चलिए किसी भी कंट्रोल को आपको मूव करना है, जैसे कि नेम के आगे जो डब्बा है, ठीक है, आप इस डब्बे को यहाँ से उठा के यहाँ रखना चाहते हो, तो कैसे करोगे, आप कंट्रोल के साथ उस पर क्लिक करोगे, ठीक है, उसके बाद ड्रैग करके आप उसको कहीं भी ड्रॉप कर सकते हो। टूल टिप क्या होता है, तो आप अपने फॉर्म में किसी भी ऑब्जेक्ट पे जब आप पॉइंटर को लेके आओगे तो वहां पे कुछ लिखी आ जाए, एक टिप लिखी आ जाए कि ये फॉर्म में ये चीज किस लिए है, तो उसको हम टूल टिप बोलते हैं। तो टूल टिप इज अ स्मॉल पीस ऑफ टेक्स्ट दैट इज डिस्प्लेड व्हेन द माउस पॉइंटर इज प्लेस्ड ऑन अ पर्टिकुलर कंट्रोल। तो उस पॉइंटर को जब हम किसी कंट्रोल के ऊपर लेके आते हैं, कंट्रोल क्या है, ये डब्बा कंट्रोल ही है, नेम का डिब्बा है ना, ये कंट्रोल है। तो इसके ऊपर जैसे हम पॉइंटर को लेके आएंगे तो यहाँ पे कुछ लिखा आ जाएगा, क्या कि एंटर द नेम ऑफ स्टूडेंट हेयर, इस तरह से उसको हम बोलते हैं टूल टिप। तो एग्जाम्पल दिया हुआ है कि अगर हम इवेंट आईडी टेक्स्ट बॉक्स पे लेके आते हैं तो एंटर इवेंट नंबर, इस तरह से लिख के आता है। इससे क्या है, यूजर के लिए डाटा एंट्री करना आसान हो जाता है।
सो ये कब आता है, जब हम माउस पॉइंटर को प्लेस करते हैं किसी पर्टिकुलर कंट्रोल पे। चलिए अब बात करते हैं रिपोर्ट्स की। तो किसी भी टाइप के डेटा को एक समराइज्ड या फिर अट्रैक्टिव या फिर कस्टमाइज्ड मैनर में हमको अगर रिट्रीव करना है तो हम रिपोर्ट का यूज करेंगे। तो या तो हम टेबल की हेल्प से या फिर क्वेरी की हेल्प से या दोनों की हेल्प से हम रिपोर्ट को बना सकते हैं। अगर हमें मल्टीपल टेबल्स से रिपोर्ट बनानी है तो क्वेरी को यूज करना चाहिए, क्योंकि उससे आसान हो जाती हैं चीजें। चलिए, तो रिपोर्ट्स में अगर हमको कोई कंट्रोल्स को इंसर्ट करना है तो वो कैसे करेंगे, तो मतलब रिपोर्ट में सारी चीजें हम यूज कर सकते हैं, विजार्ड की हेल्प से हम रिपोर्ट बनाएंगे और सारी जितनी भी चीजें हम ऐड कर लेंगे। उसके बाद अगर कुछ और भी चीजें हमें ऐड करनी है, जैसे कि टाइटल, ऑथर नेम, डेट ऑफ जनरेशन, तो उसके लिए आपको रिपोर्ट पे राइट क्लिक करना है और एडिट ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। तो वहां पे रिपोर्ट बिल्डर विंडो ओपन होती है और उस विंडो में बहुत सारे कंट्रोल्स अवेलेबल हैं जिनको आप अपने रिपोर्ट कंट्रोल्स टूल बार की हेल्प से इंसर्ट कर सकते हो रिपोर्ट के अंदर। बात करते हैं ग्रुपिंग्स की। तो जब आप रिपोर्ट बनाते हो ना तो आप वहाँ पे फील्ड्स की ग्रुपिंग कर सकते हो, जैसे कि नेम और आईडी आपको एक साथ ग्रुप करने हैं। सो जब आप ये रिपोर्ट बनाते हो तो जब विज़ार्ड पे आप काम कर रहे हो तो स्टेप 3 में ये चीज़ आती है। तो आप बोलोगे भैया आप क्या ये स्टेप 3 ऑफ विज़ार्ड की बात कर रहे हो? रिपोर्ट बन गई कब की, आप फिर से वापस जा रहे हो? कोई बात नहीं, ये थोड़ी-सी इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये एग्ज़ाम में आ सकती है कि ग्रुपिंग का ऑप्शन विज़ार्ड के किस स्टेप में होता है? तो क्या करोगे? ठीक है, तो ये याद रखना स्टेप 3 में होता है। सो to create a report that groups the retrieved data according to a particular field, specify the field name according to which the retrieved data has to be grouped in step 3। तो आप स्टेप 3 में उन फील्ड के नेम्स को बता सकते हो जिसके अकॉर्डिंग आप डेटा को ग्रुप करना चाहते हो। जैसे कि नेम है, मैं नेम के अकॉर्डिंग ग्रुप करना चाहता हूँ, तो एक पर्टिकुलर नेम के सारे रिकॉर्ड्स रिपोर्ट में एक साथ इकट्ठे हो जाएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रुपिंग कर सकते हो डेटा की। एग्जाम्पल, जैसे मुझे डिटेल्स शो करनी है कैटेगरी वाइज, तो कैटेगरी आईडी को मैं चूज करूंगा और हर एक आईडी के लिए अलग-अलग ग्रुप्स बन जाएँगे। सो यहाँ पे हमारे तीनों चैप्टर्स खत्म होते हैं, डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट और डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। और कल मिलता हूँ मैं आपको एग्ज़ाम पेपर के सॉल्यूशंस के साथ। मैं आपको ईमेल आईडी दे चुका हूँ ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में, तो मुझे ईमेल पे आप फटाफट पूरा पेपर भेज देना आते ही, या फिर इंस्टाग्राम में आपको दे देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। इंस्टाग्राम का भी जो यूज़र नेम है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप वहाँ भी मुझे एग्ज़ाम पेपर के फ़ोटोज़ भेज सकते हो। एग्ज़ाम के जस्ट बाद आप तुरंत भेज देना, मैं तुरंत सॉल्यूशंस रेडी करके बैठूँगा और वीडियो अपलोड कर दूँगा। ठीक है? ओके भाई, ऑल द बेस्ट, अच्छे से करके आना।